रक्त मेरिडियन का पुनर्जन्म डूबते सूरज की रोशनी से आकाश जगमगा रहा था। फायरी विंड सिटी के बाहर एमरल्ड क्लाउड समिट पर एक पत्थर की मेज और एक पत्थर की बेंच थी, जहां एक युवा जोड़ा एक साथ बैठा हुआ था। युवक दुबला पतला था, उसका रंग पीला था, लेकिन वो देखने में आकर्षक था। इसी बीच उस युवती ने शुद्ध सफेद पोशाक पहन रखी थी। उसकी त्वचा जैड की तरह चिकनी थी और वह देखने में बेहद खूबसूरत थी। युवती का सिर युवक के कंधों पर टिका हुआ था। ढलते सूरज की रोशनी में नहाए हुए वे बिल्कुल आदर्श प्रेमी लग रहे थे। याओ काश हम हमेशा ऐसे ही साथ रह पाते, युवक ने कोमल स्वर में कहा। उसके चेहरे की मुस्कान उसकी खुशी को दर्शा रही थी। भाई मिंग, बिल्कुल कर सकते हैं। हमने तो कहा था कि हम जीवन भर साथ रहेंगे। युवती के चेहरे पर प्रसन्न मुस्कान आ गई। युवक का नाम लू मिंग था, जबकि लड़की का नाम लू याओ था। लू याओ के चेहरे पर मुस्कान देखकर लू मिंग की निगाहें और भी कोमल हो गईं। उसने उसका कोमल हाथ थामते हुए कहा, याओ, हालांकि मेरी नसों में रुकावट के कारण मैं अभी अपनी आवश्यक ऊर्जा एकत्रित नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन अगर मेरी रक्तनस जागृत हो जाए तो वरिष्ठ परिषद मेरे लिए कुछ औषधियाँ खरीदेंगे और मेरी नसों को सुगम बनाएंगे। तब मैं साधना कर पाऊंगा। मैं निश्चित रूप से एक शक्तिशाली योद्धा बनूंगा और जीवन भर तुम्हारी रक्षा करूंगा। धन्यवाद भाई मिंग। लू याओ की आंखों में भावुकता झलक रही थी जब उसने कहा, भाई मिंग, क्या वाकई किसी नाड़ी परीक्षक ने पता लगाया है कि आपको अपने पिता की रक्त नाड़ियां विरासत में मिली हैं? हाँ याओ, इसीलिए भविष्य में तुम्हारा आदमी एक शक्तिशाली व्यक्तित्व बनेगा। लू मिंग के चेहरे पर आत्मविश्वास भरी मुस्कान आ गई। लू याओ ने पत्थर की मेज पर रखा एक प्याला उठाते हुए कोमल मुस्कान बिखेरी। प्याला प्रसिद्ध ब्लड ऑर्किड वाइन से भरा हुआ था, जिससे हल्की सुगंध आ रही थी। उसने झट से लू मिंग के गालों पर चुंबन किया और कप उठाते हुए शर्मा गई। आओ भाई मिंग, ये याओ एर की तरफ से है। लू मिंग ने प्याला लिया और कहा, याओ तुमने मुझे हर दिन ब्लड ऑर्किड वाइन का एक गिलास पिलाया है। मैं सचमुच तुम्हारा साथ पाकर बहुत आभारी हूँ। जैसे ही उसने अपना वाक्य समाप्त किया, उसने प्याला उठाया और उसे एक ही बार में पूरा पी गया। शराब की सुगंध उसकी जीभ पर ठहर गई और लू मिंग का दिल शराब के स्वाद जितना ही मीठा महसूस कर रहा था, लेकिन अगले ही पल उसे लगा जैसे दुनिया घूम रही हो। याओ एर, मुझे इतनी कमजोरी क्यों महसूस हो रही है? तुम्हारी शराब। लू मिंग ने पत्थर की मेज को पकड़ रखा था और लू याओ की ओर देख रहा था, लेकिन तभी उसने देखा कि उसके चेहरे पर थोड़ी सी उदासी झलक रही थी। हा, लू मिंग, याओ एर ने तुम्हारे साथ 3 साल सिर्फ तुम्हारी नसों को मजबूत करने के लिए बिताए थे। अब जब हम इस मुकाम पर पहुंच गए हैं, तो क्या ये सही समय नहीं है कि तुम भी अपनी रक्त नसों से योगदान दो? उसी क्षण एक अधेड़ उम्र का आदमी एक कोने से निकला। वो लू याओ के पिता थे। गड़गड़ाहट, वो आवाज लू मिंग के दिमाग में गूंज उठी, मानो अचानक कोई बिजली गिर गई हो। याओए, लू मिंग ने अविश्वास भरी निगाहों से लू याओ की ओर देखा, लेकिन उसकी आंखों में केवल ठंडी उदासीनता ही थी। मैं तुमसे इतना प्यार क्यों करता हूं? लू याओ की ठंडी निगाहें तेज चाकू की तरह लू मिंग के दिल में चुभ गईं। उसने जोर से चीख मारी और लू याओ की ओर झपटा। दुर्भाग्य से लू याओ को बस एक छोटा सा कदम पीछे लेना पड़ा और वो फर्श पर गिर गया। रहस्यमयी तलवार विद्यालय के दुआन मुलिन ने 6 वर्ष की आयु में साधना शुरू की। उन्होंने 2 दिव्य नारियों को खोलकर आधे वर्ष में ही योद्धा क्षेत्र में प्रवेश कर लिया और फिर 9 वर्ष की आयु में स्वामी क्षेत्र में पहुंच गए। वे अब 16 वर्ष के हैं और रहस्यमयी तलवार विद्यालय के 4 महान प्रतिभाओं में से एक है। तुम्हारा क्या? एक दुर्बल शरीर जिसकी नाड़ियां अवरुद्ध है। सीधे शब्दों में कहूं तो तुम बिल्कुल बेकार हो। भले ही तुम अपनी रक्त नाड़ियों को जागृत कर लो, फिर भी तुम बेकार ही रहोगे। क्या तुम्हारी तुलना दुआन मुलिन से की जा सकती है? उसके जैसा प्रतिभाशाली ही मेरे लिए उपयुक्त होगा। अगर मैं उससे शादी करना चाहती हूं, तो मुझे अपनी रक्त नलिका को और अधिक शक्तिशाली बनाना होगा। चूंकि तुम मुझसे इतना प्यार करते हो, तो क्यों न तुम मेरी इच्छा पूरी करो और अपनी रक्त नलिका मुझे देकर मेरी रक्त नलिका को और अधिक शक्तिशाली बनाने में मेरी मदद करो। लू याओ के होठों से ठंडी आवाज निकली। बूम! उसी क्षण अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने अपने हाथों में पकड़ी हुई तेज चाकू से लू मिंग की पीठ पर पैर रख दिया। वो चिल्लाया, लू मिंग, हमें अपनी रक्तवाहिनी दे दो। लू मिंग की रीढ़ की हड्डी में असहनीय दर्द ने उसे पूरी तरह जकड़ लिया। उसने एक तीखी चीख निकाली, उसकी आवाज बेबसी और निराशा से भरी हुई थी। धीरे धीरे लू मिंग असीम अंधकार में डूबता चला गया। लू याओ, मैंने तुम्हें अपनी प्रेमिका की तरह माना, तुमने मुझे क्यों नुकसान पहुंचाया?
लू मिंग चिल्लाया और इतनी अचानक अपने बिस्तर से उठा कि उसका बना हुआ बिस्तर भी हिल गया। फोएबे ज़ेननन इससे चटकने की आवाज आई। उसका सिर पसीने से तरबतर था। यह महज एक सपना था। नहीं, ये सपना नहीं था। ये सपना कैसे हो सकता है? ये तो 3 दिन पहले की घटना है। लू मिंग फायरी विंड सिटी में लू परिवार का मुख्य उत्तराधिकारी था। उसके पिता लू परिवार के मुखिया थे, जबकि लू याओ लू परिवार की प्रथम शाखा की मुखिया की बेटी थी। वे दोनों एक ही परिवार की अलग अलग शाखाओं से थे। साथ पले बड़े होने के कारण वे बचपन के दोस्त थे। ये कहा जा सकता है कि वे अटूट थे और उन्होंने निजी तौर पर एक दूसरे से प्रेम का वादा भी किया था और एक दूसरे को अपना जीवनसाथी चुना था। लू मिंग को यह उम्मीद नहीं थी कि लू याओ और प्रथम शाखा के एल्डर उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे और उसकी रक्त नलिकाओं को छीन लेंगे। शक्ति, ये सब इसलिए है क्योंकि मेरे पास पर्याप्त शक्ति नहीं है। अगर मैं असाधारण रूप से प्रतिभाशाली और शक्तिशाली होती, तो क्या वे मेरे साथ ऐसा व्यवहार करने की हिम्मत करते? लू मिंग ने अपनी मुठियां भींच ली। उसका पूरा शरीर कांप रहा था और उसकी आंखें लाल हो गई थीं। कचरा, लू याओ ने उसे इसी नाम से पुकारा था। 3 दिन पहले कहे गए उसके शब्द अब भी उसके कानों में गूंज रहे थे। ची ची। उसी क्षण उसका दरवाजा खुल गया और एक नाजुक अधेड़ उम्र की महिला अंदर आए। लू मिंग को बिस्तर पर देखकर उसने चिंता से पूछा, मिंग, क्या तुम्हें फिर से बुरा सपना आया? ये खूबसूरत महिला लू मिंग की मां ली पिंग थी। 3 दिन पहले ली पिंग ने लू मिंग की सुरक्षा को लेकर चिंता जताते हुए उसकी तलाश की और उसे बचाया। अगर वह न होता तो लू मिंग की जान बच जाती। 6 साल पहले जब लू मिंग के पिता की यात्रा के दौरान हत्या की खबर फैली थी, तब से लू मिंग और उसकी मां एक दूसरे पर निर्भर थे। लू मिंग ने ली पिंग को निहारते हुए कहा, उसकी आंखों में कोमलता आ गई। मां, मैं ठीक हूं, ये बस एक सपना था, उसने कहा। लू मिंग का पीला पड़ा चेहरा देखकर ली पिंग उसके बिस्तर के पास बैठ गई। लू मिंग के माथे को छूते हुए उसने दुखी स्वर में कहा, 3 दिन हो गए, तुम हर दिन चिल्लाते रहे हो कि लू याओ ने तुम्हें चोट पहुंचाई है। मिंग, आखिर हुआ क्या? क्या लू याओ ही तुम्हारी चोटों का कारण है? माँ, कुछ नहीं हुआ, आपने मेरी बात गलत सुन ली, लू मिंग ने कहा। लू मिंग ने ली पिंग को यह नहीं बताया कि यह सब लू याओ और प्रथम शाखा के वरिष्ठ ने किया था, क्योंकि ली पिंग मार्शल आर्ट का अभ्यास नहीं करती थी। उसे बताने से उसे ही नुकसान होता। ली पिंग एक पल के लिए हिचकिचाए और फिर बोली, मिंगर, अब तुम दूसरों के सामने लू याओ को उसके नाम से नहीं पुकार सकती। 2 दिन पहले ही उसने 5वें स्तर की रक्त नलिकाएं जागृत की है और एक दिव्य नलिका भी खोली है। उसे एल्डर काउंसिल से स्वीकृति मिल चुकी है। 2 महीने बाद होने वाली सभा में वह लू परिवार की मुखिया बनेगी और परिवार का नियंत्रण अपने हाथ में ले लेगी। अगर तुम परिवार की मुखिया को उसके नाम से पुकारोगी तो लोग तुम्हें अपमानजनक कहेंगे। क्या लू याओ लू परिवार पर नियंत्रण चाहती है? वो तो सीटी बजाकर ही इसे हासिल कर सकती है। लू मिंग ने गुस्से में धीमी सी चीख मारी। उसकी आंखों में खून दौड़ गया। उसने अपने जबड़े को इतनी जोर से पीसा कि उसमें से चरमराहट की आवाज आने लगी। दबाव के कारण उसके दांत चटकने लगे और ताज़ा खून बहने लगा। लू मिंग के पिता की हत्या की खबर फैलने के बाद लू परिवार को प्रथम शाखा के मुखिया के नेतृत्व में सौंप दिया गया था। 6 वर्षों तक किसी नए मुखिया की नियुक्ति नहीं हुई थी। लू मिंग को उस हालत में देखकर ली पिंग बुरी तरह डर गई। उसने लू मिंग का सिर गले लगा लिया और लगातार आंसू बहने लगे। मिंगर, मुझे इस तरह मत डराओ। मैं तुम्हारे पिता को खो चुकी हूं, मैं तुम्हें भी नहीं खो सकती, उसने कहा। पिताजी, आप कहाँ हैं? मिंगेर को विश्वास है कि आप नहीं मरेंगे। अब मैं इतना शक्तिहीन हो गया हूं कि परिवार के मुखिया का पद भी सुरक्षित नहीं कर सकता। लू मिंग ने अपने गले में लटके एक पेंडेंट को कसकर पकड़ रखा था। अत्यधिक बल लगाने के कारण उसके नाखून उसकी त्वचा में धंस गए और लगातार खून बहने लगा। फली के आकार का ये लटकन पीतल का बना था। लू मिंग के पिता ने अपनी मृत्यु से पहले किसी को ये लटकन लू मिंग तक पहुंचाने का जिम्मा सौंपा था। इन 6 वर्षों में लू मिंग ने इसे हमेशा अपने पास रखा था। उसकी हथेलियों से रिसता हुआ खून पीतल के लटकन पर बह गया। भनभनाहट। अचानक पीतल का पेंडेंट कांपने लगा और अत्यधिक गर्म हो गया। लू मिंग के कुछ प्रतिक्रिया करने से पहले ही कंपन के कारण पीतल का लटकन चूर्ण में बदल गया। चूर्ण उसकी हथेली पर गिरा और हथेली में प्रवेश करते ही गायब हो गया। फिर लू मिंग ने अपने हाथों की हथेलियों से लेकर बाहों तक ऊर्जा का एक तीव्र प्रवाह महसूस किया, जो लगातार ऊपर की ओर बढ़ता रहा। कुछ देर बाद यह उसकी भौहों के बीच आकर रुक गया। नोवा ड्रैगन कभी नहीं मरता, रक्त नाड़ी का पुनर्जन्म होगा।
अचानक लू मेन के दिमाग में एक कान फाड़ देने वाली गर्जना गूंजी, जिससे उसका सिर तब तक हिलता रहा जब तक कि वो भनभना नहीं गया। नोवा ड्रैगन कभी नहीं मरता, रक्त नाड़ी का पुनर्जन्म होगा। नोवा ड्रैगन कभी नहीं मरता, रक्त नाड़ी का पुनर्जन्म होगा। लू मिन के सिर में लगातार गर्जना गूंज रही थी। कुछ देर बाद उसके माथे से लेकर रीढ़ की हड्डी तक एक तीव्र गर्मी की लहर दौड़ गई। अगले ही पल गर्जना बंद हो गई, लेकिन जैसे जैसे उसका शरीर गर्म होने लगा, उसकी रीढ़ की हड्डी से खुजली जैसी सनसनी फैलने लगी। क्या हो रहा है? लू मिन को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। उसी क्षण उसकी रीढ़ की हड्डी में खुजली और तेज हो गई। ऐसा लग रहा था मानो वहां कुछ धीरे धीरे बढ़ रहा हो। मिंगा, क्या तुम ठीक हो? कृपया मुझे डराओ मत। लू मेन के शरीर में असामान्यताओं को भांपते हुए ली पिंग और भी अधिक भयभीत और असहाय महसूस करने लगी। क्या रक्त नलिकाएं पुनर्जन्म लेंगी? क्या मेरी रक्त नलिकाएं सचमुच पुनर्जन्म ले सकती हैं? लू मेन असमंजस में पड़ गई। प्राचीन ग्रंथों में ऐसे अभिलेख मिलते हैं जिनमें कहा गया है कि किसी कारणवश कुछ ऐसे लोग जिनकी रक्त वाहिकाएं नष्ट हो गई थीं या क्षतिग्रस्त हो गई थीं, वे अपनी रक्त वाहिका को पुनर्जीवित करने और एक नई रक्त वाहिका विकसित करने में सक्षम थे। हालांकि पुनः विकसित हुई अधिकांश रक्त वाहिकाएं निम्न स्तर की थीं, जिसका अर्थ ये था कि वे बहुत उपयोगी नहीं थीं। लेकिन ऐसे लोगों की संख्या और भी कम थी जो स्वयं को पुनर्निर्मित करने और राख से फीनिक्स पक्षी के पुनर्जन्म की तरह परम रक्त नलिकाओं को जागृत करने में सक्षम होंगे। हालांकि ऐसा होने की संभावना लगभग शून्य थी। पुराने अभिलेखों के आधार पर प्राचीन काल से लेकर अब तक ऐसा होने के कुछ ही मामले सामने आए हैं। लू मेन ने कभी अपने अतीत को तोड़कर परम रक्त नाड़ी को जागृत करने के बारे में सोचा भी नहीं। आखिरकार ऐसा होने की संभावना बहुत कम थी। अगर वो किसी रक्त नाड़ी को जागृत कर पाता तो वह परमानंद से भर उठता। रक्त नाड़ी की सहायता से वह मार्शल आर्ट का अभ्यास कर सकेगा और अपना भाग्य स्वयं बदल सकेगा। उसी क्षण उसके शरीर पर मौजूद असामान्यता धीरे धीरे गायब हो गई। माँ, मैं ठीक हूँ। लू मेन मुस्कुराया। आप क्या कर रहे हैं? ये प्रभु का निवास स्थान है, आप यूं ही अंदर नहीं घुस सकते। अचानक बाहर से एक कोमल आवाज सुनाई दी। लू मेन ने पहचान लिया कि यह ली पिन की नौकरानी कियू युए की आवाज थी। थप्पड़, भाग जाओ। एक अप्रिय चीख सुनाई दी, जिसके बाद थप्पड़ मारने की आवाज आए। तभी एक उदास दिखने वाला युवक कमरे में दाखिल हुआ। महामहिम स्वामी जी, लगभग 16 वर्ष की एक लड़की कमरे में दाखिल हुई। उसका चेहरा लाल और सूजा हुआ था और उस पर हथेली का निशान था। वो कियू युए थी। तुम हो लू चुवान, तुम्हें क्या चाहिए? लू मिंग उठते हुए शांत स्वर में चिल्लाया। आगंतुक का नाम लू चुवान था, जो लू याओ का बड़ा भाई था। वो 16 वर्ष का था, अपनी बहन से 1 वर्ष बड़ा। लू चुवान की आंखों में हैरानी की एक झलक दिखी जब उसने लू मिंग को देखा, मानो उसे आश्चर्य हुआ हो कि लू मिंग अप्रत्याशित रूप से अभी भी जीवित है। फिर उसने व्यंग्य करते हुए कहा, क्या बढ़िया समय है लू मिंग। मेरी बहन लू याओ लू परिवार का नेतृत्व करेगी और स्वामी निवास में रहने लगेगी। इसलिए तुम लोगों को अब यहाँ रहने का कोई अधिकार नहीं है। जल्दी करो और यहाँ से चले जाओ। ली पेन का चेहरा पीला पड़ गया। हालांकि वह जानती थी कि ये दिन आखिरकार आएगा, लेकिन उसे इतनी जल्दी होने की उम्मीद नहीं थी। लू चुवान, मिंग एर घायल हो गई है। हम 2 दिन बाद जब मिंग एर ठीक हो जाएगी तब यहाँ से निकलेंगे, ली पिंग ने उदास मुस्कान के साथ कहा। 2 दिन बाद? आपको आज ही यहाँ से निकलना होगा। क्या आपको लगता है कि मुझे नहीं पता कि आप यहाँ अपना प्रवास लंबा खींचने की कोशिश कर रहे हैं? लू चुवान ने उपहास किया। आज? लेकिन मिंग एर घायल है। दिन काफी ढल चुका है। मिंग एर को एक रात आराम करने दो, फिर कहीं जाना। ली पिंग ने विनती की। आराम? वह तो अपनी रक्त नलिका को भी सक्रिय नहीं कर सकता। अवरुद्ध नलिकाओं वाले इस निकम्मे को आराम करने से क्या फायदा? इससे अच्छा तो वह मर ही जाए। खैर, तुम लोगों को आज ही जाना होगा, लू चुवान ने उदासीनता से कहा। फोएबे जेननान एक प्रकार का बड़ा पेड़ है जो चीन के कुछ क्षेत्रों में आमतौर पर पाया जाता है। सच्ची युद्ध ड्रैगन तकनीक। लू चुवान ने उदासीन भाव से अपने हाथ पीठ के पीछे बांध लिए। उसने लू मिंग की ओर देखा और खुलेआम तिरस्कार व्यक्त किया। लेकिन मिंगेर ली पिंग कुछ और कहने ही वाली थी कि लू मिंग ने उसे बीच में ही रोक दिया। माँ, हमें उससे विनती करने की जरूरत नहीं है। अगर हमें जाना पड़े तो ठीक है, लू मिंग ने कहा। लेकिन मिंगेर, तुम्हारे घाव अभी तक ठीक नहीं हुए हैं। रात हो चुकी है, अगर तुम्हें सर्दी लग जाए तो क्या होगा? ली पिंग ने चिंता से कहा। लू मिंग ने हठपूर्वक सिर हिलाया। माँ, मैं ठीक हूँ,
चलो यहाँ से चले जाते हैं। लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब हम वापस लौटेंगे। यह वही जगह है जहां आपने और पिताजी ने शादी की थी, इसे कोई नहीं छीन सकता। ठीक है फिर, ली पिंग ने आह भरी और कियू युए से उनका सामान पैक करने को कहा। लू चुवान ने अपने हाथ पीठ के पीछे बांध लिए और व्यंग्य भरी मुस्कान के साथ आसपास का जायजा ले रहा था कि अचानक उसकी आंखों में चमक आ गई। एक पल रुकिए, आपको वो तलवार अपने साथ ले जाने की अनुमति नहीं है। लू चुवान ली पिन की ओर बढ़ी, जिसके हाथों में तलवार थी। ली पिन का चेहरा पीला पड़ गया और उसने अनजाने में तलवार पर अपनी पकड़ और कस ली। ये तलवार मिंग एर के पिता की एकमात्र निशानी है। भविष्य में मिंग एर इसका इस्तेमाल करेगी, आप इसे उससे छीन नहीं सकते। अगर यह पिछली जागीरदार की छोड़ी हुई कोई चीज है तो इसे अपने साथ ले जाने का और भी ज्यादा कारण यही है। ये लू परिवार की सार्वजनिक संपत्ति है और इसे जब्त किया जाना चाहिए। इसके अलावा लू मिंग अपनी मूल ऊर्जा का अभ्यास भी नहीं कर सकता, तो तलवार रखने का क्या फायदा? क्या इसे यूं ही बर्बाद कर देना? लू चुवान ने शांत स्वर में, आंखों में जोश भरी नजर के साथ बात की। वो समझ गया था कि यह तलवार कोई साधारण तलवार नहीं थी, बल्कि एक आध्यात्मिक हथियार थी। तुम ऐसा नहीं कर सकते, लू चुवान। मैं तुमसे विनती कर रहा हूं। ली पिंग ने तलवार को कसकर पकड़ लिया, उसे छोड़ने को तैयार नहीं था। लू चुवान की आंखें ठंडी पड़ गईं। तुम्हें बस मुश्किल तरीके से ही काम करना होगा, वो चिल्लाया। लू चुवान, एक जोरदार गर्जना हुई। लू मिंग की आंखें लाल हो गई थी और उसकी मुठियां भींच गई थीं। लू चुवान, तुम तलवार ले सकते हो, लेकिन ये याद रखना, एक दिन मैं स्वयं अपना हक वापस लूंगा, और तब तक ये 10 गुना या शायद 100 गुना भी हो जाएगा। लू मिंग की आंखें बर्फ से भी ठंडी थीं, उसकी निगाहें लू चुवान पर टिकी हुई थीं। लू चुवान को लू मिंग की निगाहों से ठंडक महसूस हुई, लेकिन उसने व्यंग्यपूर्वक हंसते हुए कहा, लू मिंग, सिर्फ तुम जैसे निकम्मे, जो एक रत्नारी भी जागृत नहीं कर सकते। क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें 10 गुना या 100 गुना भी चुकाऊं? हाँ, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। पिछले 3 वर्षों से लू याओ प्रतिदिन लू मिंग के पे में यम का पराग मिलाता था, जो रक्त नलिकाओं को दबा सकता था। 3 दिन पहले लू मिंग सार्वजनिक रूप से अपनी रक्त नलिका को जागृत करने में असफल रहा। उसकी इस असफलता के बाद ही लू याओ और प्रथम शाखा के प्रमुख ने मौका देखकर कार्रवाई की। माँ, उसे दे दो, लू मिंग ने कहा। लू मिंग की आंखों में दिख रहे दृढ़ निश्चय से प्रभावित होकर ली पिंग ने अनिच्छा से तलवार लू चुवान को सौंप दी। अपना सामान पैक करने के बाद ली पिंग ने लू मिंग को सहारा दिया और वे लू परिवार के निवास स्थान के द्वार से बाहर निकल गए। लू मिंग ने अपना सिर घुमाया और निवास स्थान पर एक नजर डाली। एक दिन मैं वापस जरूर आऊंगा। पूर्वी निवास में एक छोटा सा परिसर था जिसे नौकरों के रहने के लिए बनाया गया था। इस परिसर में 3 कमरे और एक छोटा सा आंगन था। फिलहाल लू मिंग के तीनों साथी इसी परिसर में रहने लगे थे। आधी रात का सन्नाटा था, इतनी ठंड थी कि हड्डियां कांप रही थीं। लू मिंग आंगन में बैठा था, उसकी मुठियां कसकर भींची हुई थीं। शक्ति, इस दुनिया में शक्ति ही सब कुछ तय करती है। शक्तिहीनता के कारण ही लू याओ और प्रथम शाखा के बुजुर्ग ने मेरी रक्त नलिकाओं को छीन लिया। शक्तिहीनता के कारण ही मैं प्रभु के निवास और अपने पिता द्वारा छोड़ी गई तलवार को भी अपने पास नहीं रख सका। इस दुनिया में अगर आपके पास शक्ति नहीं है तो आप बिना किसी प्रतिरोध के अपमानित ही हो सकते हैं। अब मैं अपनी रक्त नलिकाओं को धीरे धीरे फिर से विकसित होते हुए महसूस कर सकता हूँ। भले ही ये पुनर्विकसित रक्त नलिकाएं सबसे निम्न स्तर की हों, लेकिन अगर मैं दूसरों से 10 गुना या 100 गुना भी अधिक प्रयास करूं, तो मुझे विश्वास है कि मैं उनके सामने फीका नहीं पड़ूंगा। एक दिन मैं सचमुच अपने भाग्य का स्वामी बनूंगा और अपने लोगों की रक्षा करूंगा। उसके पीछे कदमों की आहट गूंजी। ली पिंग ने एक चोला पकड़ा हुआ था, जिसे उसने लू मिंग को पहनने में मदद की। मिंगा, बाहर बहुत ठंड है, कमरा साफ कर दिया गया है, तुम्हें अंदर आकर आराम कर लेना चाहिए। माँ, आपको भी जल्दी आराम कर लेना चाहिए, लू मिंग मुस्कुराए। वो अपने कमरे में लौटा और बिस्तर पर बैठ गया। लू मिंग को अभी भी नींद नहीं आ रही थी। मेरी रक्त वाहिकाएं अंततः कब पुनर्जीवित होंगी और विकसित होंगी? लू मिंग सोचने लगा और उसका ध्यान अपनी रीढ़ की हड्डी पर केंद्रित हो गया। वो अपनी रक्त नलिकाओं की स्थिति को समझना चाहता था, जिनका अभी पूरी तरह से विकास नहीं हुआ था। उसी क्षण उसकी रीढ़ की हड्डी में खुजली सी महसूस हुई। अचानक धुंधली लाल रोशनी चमकी। उस लाल रोशनी में उंगली के आकार की किसी चीज की आकृति दिखाई दी, जो कीड़े जैसी लग रही थी। हालांकि यह मायावी प्रतीत हो रहा था, वह इसे स्पष्ट रूप से नहीं देख पा रहा था। मेरी रक्त नस अभी पूरी तरह से विकसित नहीं हुई है, लेकिन यह पहले से ही प्रकट हो सकती है।
लू मिंग आश्चर्यचकित था। सामान्यतः केवल पुनर्तः जागृत रक्त नलिका ही प्रकट हो सकती है। चूंकि इसे प्रकट किया जा सकता है, तो चलिए देखते हैं कि क्या इसे सामान्य रक्त नलिका की तरह विकसित किया जा सकता है। ये सोचते ही लू मिंग ने ची संघनन कला का अभ्यास शुरू कर दिया, जो लू परिवार में सर्वमान्य एक बुनियादी कला थी। हवा में मौजूद आध्यात्मिक ऊर्जा तुरंत लू मिंग के शरीर की दिशा में आकर्षित हो गई। आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करने की इस दर की तुलना पहले से ही द्वितीय स्तर के रक्त मेरिडियन से की जा सकती है। अपने चारों ओर एकत्रित आध्यात्मिक ऊर्जा की सघनता को महसूस करते हुए लू मिंग के हृदय में आनंद की लहर दौड़ गई। इस भूमि में मार्शल आर्टिस्टों को साधारण मार्शल आर्टिस्टों और ब्लड मेरिडियन मार्शल आर्टिस्टों में विभाजित किया गया था। हालांकि इन दोनों प्रकार के मार्शल आर्टिस्टों की तुलना नहीं की जा सकती थी। रक्त नाड़ी वाले मार्शल आर्टिस्टों की रक्त नाड़ी जागृत हो चुकी थी। उनकी शक्ति का स्तर तो बड़ा ही था, साथ ही उनकी साधना की गति भी सामान्य मार्शल आर्टिस्टों से अतुलनीय थी। इसके बावजूद रक्त मेरिडियन वाले मार्शल आर्टिस्टों की संख्या बहुत कम थी। संभव था कि दर्जनों लोगों के समूह में से किसी में भी रक्त मेरिडियन जागृत न हो। और अब लू मिंग की रक्त वाहिनी, जिसका विकास अभी पूरी तरह से नहीं हुआ था, द्वितीय स्तर की रक्त वाहिनी के समान दर से आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करने में सक्षम थी। यदि इसका विकास पूरा हो जाए तो क्या होगा? इसके क्या प्रभाव होंगे? लू मिंग को इसकी बहुत बेसब्री से प्रतीक्षा थी। आध्यात्मिक ऊर्जा लगातार संघनित होकर लू मिंग द्वारा अवशोषित होती रही और उसके शरीर में समाहित होती रही। 2 घंटे बाद लू मिंग ने अपनी आंखें खोलीं। 2 घंटे साधना करने के बाद उसे लगा कि उसकी चोटें थोड़ी ठीक हो गई हैं। उसका कमजोर और दुर्बल शरीर भी थोड़ा सुधर गया था। इस रफ्तार से तो मेरी चोटें पूरी तरह ठीक होने में कुछ ही दिन लगेंगे। मेरा शरीर भी बेहतर होगा और जब ऐसा होगा तो मेरी साधना की गति भी बढ़ जाएगी। लू मिंग सोचते सोचते अनजाने में ही अपने गले को छू गया। पीतल का लटकन गायब हो चुका था, गले पर केवल रेशम का धागा ही रह गया था। उस कांसे के पेंडेंट का मेरे रक्त नलिका को फिर से विकसित करने की क्षमता से कुछ संबंध होना चाहिए। अब जब यह मेरे भौहों के बीच वाले हिस्से में चला गया है, तो मुझे आश्चर्य है कि क्या इसके कोई प्रभाव है? सोचते सोचते उसने अपना ध्यान अपनी भौहों के बीच के हिस्से पर केंद्रित किया और लटकते हुए अंक को महसूस करने की कोशिश की। जब उसका ध्यान उसके माथे के बीच के हिस्से पर केंद्रित हुआ, तो उस क्षेत्र से एक प्रभामंडल फैल गया जो एक भंवर में बदल गया। भंवर का आकार बढ़ता जा रहा था और वह लू मिंग के पूरे शरीर को घेर रहा था। अगले ही पल जमीन अपनी जगह से खिसक गई और लू मिंग ने खुद को एक दूसरी जगह पर पाया। चौंक कर लू मिंग ने तुरंत अपने आसपास के वातावरण का जायजा लिया। उस समय वह एक समतल पत्थर के चबूतरे पर खड़ा था। चबूतरा 10 मीटर चौड़ा और लंबा था और 3 तरफ से अराजकता के मैदान से घिरा हुआ था। केवल एक ही तरफ पत्थर की सीढ़ियां ऊपर की ओर जाती थीं, जिनमें कुल 99 सीढ़ियां थीं। 99 सीढ़ियों के बाद एक और चबूतरा था। चबूतरे के सामने पत्थर की सीढ़ियों का एक और समूह था। एक के बाद एक कई मंजिलें थीं। ये पता नहीं था कि कितनी मंजिलें थीं, और सभी प्लेटफार्मों और सीढ़ियों के बिल्कुल ऊपर एक महल था। दूरी अधिक होने के कारण लू मिंग को स्पष्ट दृश्य दिखाई नहीं दे रहा था। वह केवल महल के खुले दरवाजों को ही मुश्किल से देख पा रहा था। धुंध में पालथी मारकर बैठी हुई एक आकृति दिखाई दे रही थी। महल से मंत्रोच्चार की आवाजें आ रही थीं। मंत्रोच्चार की ध्वनि कानों में पड़ते ही लू मिंग को ताजगी का एहसास हुआ, मानो उसकी सारी चिंताएं हवा में उड़ गई हो, मानो उसका मन और शरीर एक शून्य में समा गया हो। उसका दिमाग इतना शांत पहले कभी नहीं हुआ था। क्या हो रहा है? मैं यहाँ क्यों हूँ? ये कहाँ है? अरे, वहाँ एक पत्थर की शिला है और एक काले रंग का स्टील का संदूक है। जिस चबूतरे पर वह खड़ा था, उसके एक तरफ एक पत्थर की पट्टिका और एक संदूक था। पत्थर की पट्टिका पर 2 शब्द लिखे थे, सर्वोच्च तीर्थस्थल। उन 2 शब्दों के अलावा और कुछ नहीं था। फिर लू मिंग ने अपनी निगाहें काले स्टील के सीने पर टिका दी। छाती बड़ी नहीं थी, वह आधा मीटर चौड़ी भी नहीं थी और 1 मीटर लंबी भी नहीं थी। लू मिंग ने संदूक खोला और उसके अंदर 3 किताबें और एक जेड की बोतल मिली। जेड की बोतल पर 3 शब्द लिखे थे, मज्जा शुद्ध करने वाली गोली। मज्जा शुद्ध करने वाली गोलियां? क्या ये सचमुच मज्जा शुद्ध करने वाली गोलियां हैं? लू मिंग बेहद खुश हुआ और झट से जेड की बोतल का ढक्कन खोला। अचानक जड़ी बूटियों की तेज खुशबू उसकी नाक में घुस गई। जेड की बोतल में एक धधकती लाल गोली थी, जो उंगली के सिरे से भी छोटी थी और क्रिस्टल की तरह साफ थी। किंवदंतियों के अनुसार अस्थि मज्जा शुद्धिकरण की गोली आत्मा को शुद्ध करने और अस्थि मज्जा को पुनर्जीवित करने में सक्षम थी,
जिससे व्यक्ति का पुनर्जन्म हो सकता था और मार्शल आर्टिस्ट का शरीर अत्यधिक शक्तिशाली हो जाता था। यह एक ऐसी आध्यात्मिक गोली थी जिसे पैसे से भी नहीं खरीदा जा सकता था। उग्र पवन नगरी में ये पिछले 1000 वर्षों में केवल कुछ ही बार प्रकट हुई थी। उग्र पवन नगरी के 1000 वर्षों के इतिहास में ये केवल कुछ ही बार प्रकट हुई थी। मज्जा शुद्धिकरण खिंचाव के साथ मेरे दुर्बल और कमजोर शरीर की समस्याओं के साथ साथ मेरी अवरुद्ध नसों में भी बहुत बड़ा सुधार देखने को मिलेगा। लू मिंग बेहद उत्साहित और रोमांचित महसूस कर रहा था। उसने गहरी सांस ली और जैड की बोतल बंद कर दी। उसने उसे सावधानीपूर्वक एक तरफ रख दिया और तीनों किताबें उठाकर देखने लगा। वे मार्शल आर्ट तकनीकों के बारे में 3 किताबें थीं। ट्रू वॉर ड्रैगन टेक्निक, फ्लेम ड्रैगन फिस्ट और ड्रैगन सरपेंट स्टेप्स। लू मिंग ने सबसे पहले ट्रू वॉर ड्रैगन टेक्निक को खोला। ट्रू वॉर ड्रैगन टेक्निक एक दिव्य स्तर की मार्शल आर्ट तकनीक थी। इसे उच्चतम स्तर तक विकसित करने से आपको युद्ध ड्रैगन की शक्ति प्राप्त होगी, जिससे आप अद्वितीय बन जाएंगे और धरती पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर सकेंगे। डी दिव्य स्तर की तकनीक। लू मिंग की आंखें चौड़ी हो गईं और उसकी सांसें तेज हो गईं। मार्शल आर्ट तकनीकों को आमतौर पर 5 स्तरों में वर्गीकृत किया जाता था: दिव्य, स्थलीय, रहस्यमय, पीला और अयोग्य। और प्रत्येक स्तर के लिए निम्न और श्रेष्ठ गुण भी मौजूद थे। आकाशीय स्तर सर्वोच्च स्तर था। नाम से ही स्पष्ट है कि अयोग्य स्तर सबसे निम्न स्तर था। लेकिन वास्तव में दिव्य स्तर से भी ऊपर एक और स्तर था, दिव्य स्तर। लेकिन दिव्य स्तर महज एक किंवदंती थी। लू मिंग ने कभी किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में नहीं सुना था जिसके पास दिव्य स्तर की मार्शल आर्ट तकनीक हो। उनकी जानकारी के अनुसार लू परिवार के पास मौजूद तकनीक का उच्चतम स्तर केवल सुपीरियर येलो लेवल का था। अब लू मिंग के सामने दिव्य स्तर की साधना विधि वाली पुस्तक देखकर भला वो आश्चर्यचकित क्यों नहीं होगा, भला वो उत्साहित क्यों नहीं होगा। हालांकि यह अफसोस की बात थी कि ट्रू वॉर ड्रैगन तकनीक में साधना विधि का केवल प्रथम चरण ही था, जिससे वह केवल अपनी नसों को खोलने की अवस्था तक ही पहुंच सकता था। साधना के अगले स्तर के लिए साधना विधि के द्वितीय चरण की आवश्यकता होगी। साधना विधि का दूसरा चरण 99 सीढ़ियों के बाद दूसरे चबूतरे पर था। वहां एक और संदूक भी था। लू मिंग ने पन्ने पलटे। आखिरी पन्ने पर उसकी नजर शब्दों की एक पंक्ति पर पड़ी। यदि कोई व्यक्ति ट्रू वॉर ड्रैगन तकनीक के द्वितीय चरण का अभ्यास करना चाहता है तो उसे 3 दिव्य नाड़ियों को खोलना होगा। ऐसा किए बिना जबरदस्ती द्वितीय चरण का अभ्यास करने से नाड़ी विस्फोट के कारण निश्चित रूप से मृत्यु हो जाएगी। लू मिंग ने गहरी सांस ली। क्या इस साधना के लिए आवश्यकताएं कुछ ज्यादा ही कठिन नहीं थी? मार्शल आर्टिस्टों की साधना को नौसिखिया स्तर, योद्धा स्तर, मास्टर स्तर, ग्रैंड मास्टर स्तर, लीडर स्तर और राजा स्तर में वर्गीकृत किया गया था। नौसिखिए का स्तर मार्शल आर्टिस्टों के लिए साधना का मूल आधार था और यह सबसे आसान भी था। मानव शरीर में 9 मेरिडियन और 81 एक्यूपंक्चर बिंदु होते हैं। पहले 3 मध्याह्न रेखाओं को मानव मध्याह्न रेखाएं कहा जाता था, अगली 3 मध्याह्न रेखाओं को भूमि मध्याह्न रेखाएं कहा जाता था, जबकि अंतिम 3 मध्याह्न रेखाओं को आकाश मध्याह्न रेखाएं कहा जाता था। जब कोई मार्शल आर्टिस्ट मन, आकाश और भूमि की सभी 9 मेरिडियन को खोल लेता है तो वह अगले लोक, योद्धा लोक में प्रवेश करने में सक्षम हो जाता है और एक सच्चा मार्शल आर्टिस्ट बन जाता है। लेकिन 9 देशांतर रेखाओं के ऊपर 3 और देशांतर रेखाएं थीं, जिन्हें दिव्य देशांतर रेखाएं कहा जाता था। सभी दिव्य मेरिडियन को खोलने में सक्षम लोगों की संख्या बेहद कम थी। लू याओ ने, जिसने केवल एक दिव्य नाड़ी खोली थी, पूरे अग्नि पवन नगर को हिलाकर रख दिया था। वरिष्ठ परिषद ने तुरंत उसे लू परिवार का स्वामी नियुक्त करने की स्वीकृति दे दी। यही पर्याप्त प्रमाण था। दिव्य स्तर की साधना तकनीक के लिए मुझे तीनों दिव्य नाड़ियों को खोलना होगा। लू मिंग ने एक पल के लिए अपनी मुठियां भींची और बाकी 2 मैनुअल को देखना शुरू कर दिया। बाकी 2 किताबों में से एक मुक्केबाजी कला थी, जो निम्न पीले स्तर की थी। दूसरी किताब शरीर कला थी, जो भी निम्न पीले स्तर की थी। हालांकि वे केवल निम्न पीले स्तर की मार्शल आर्ट तकनीकें थीं, फिर भी लू परिवार के लिए भी ऐसी ही कोई चीज ढूंढना मुश्किल होगा। मैनुअल को नीचे रखकर लू मिंग ने फिर से मज्जा शुद्धिकरण की गोलियां उठाईं। उसने ढक्कन खोला और एक ही बार में पूरी गोली निगल ली। दवा का प्रबल प्रभाव उसके शरीर में घुल गया और लू मिंग की मांसपेशियों, हड्डियों और अंगों में समा गया। इससे लू मिंग के शरीर में धीरे धीरे सुधार होने लगा। लू मिंग को अपनी हड्डियों से निकलने वाली हल्की सी कंपन और मांसपेशियों की फड़कन भी सुनाई दे रही थी। उसका शरीर गर्म हो रहा था और उसके शरीर से अशुद्धियों के काले रेशे निकल रहे थे। उसका शरीर लगातार मजबूत होता गया। उसकी नसें जो कभी अवरुद्ध और कमजोर थीं, अब सक्रिय और जीवंत हो उठी थीं।
आवश्यक ऊर्जा का संघनन और शोधन दूसरे दिन दोपहर होने ही वाली थी कि अस्थि मज्जा को शुद्ध करने वाली गोली के सभी औषधीय गुणों को पूरी तरह से परिष्कृत कर लिया गया। लू मिंग पूरी रात एक पल भी नहीं सोया, लेकिन उसे जरा भी नींद नहीं आई। इसके विपरीत वो तरोताजा और ऊर्जा से भरपूर महसूस कर रहा था। एक अस्थि मज्जा शुद्धिकरण गोली ने उसे पूरी तरह से बदल दिया। लू मिंग का शरीर एक साधारण युवक से कहीं अधिक मजबूत हो गया था। उसकी नसें भी अवरुद्ध नहीं थी और वह लचीलेपन और स्फूर्ति से परिपूर्ण था। बात बस इतनी सी थी कि उसके शरीर पर अशुद्धियों के कारण मोटी, चिपचिपी गंदगी की परतें जमी हुई थी, जो उसके शरीर से बाहर निकली थी, और यह बहुत असहज था। एक विचार मन में आया और लू मिंग वापस अपने कमरे में चला गया। उसने सावधानी से दरवाजा खोला और बाहर निकला तो देखा कि ली पिंग और क्यू युए जा चुके थे, शायद खाना खरीदने गए थे। लू मिंग आंगन में स्थित कुएं की ओर गया, उसके पास खड़ा हुआ और अपने शरीर से मैल धोने के लिए पानी निकाला। साफ कपड़े बदलने के बाद उसे तुरंत शारीरिक और मानसिक रूप से सुखद ताजगी का अनुभव हुआ। कुछ देर बाद ली पिंग और क्यू युए वापस आ गए। उन्होंने लू मिंग को देखा और आश्चर्य से उसकी ओर देखने लगे। उस समय लू मिंग काफी तंदुरुस्त दिख रहा था, जो उसके हमेशा के बीमार और कमजोर दिखने से बिल्कुल अलग था। इसलिए उनके आश्चर्यचकित होने में कोई आश्चर्य नहीं था। मिंग, क्या तुम्हारी चोटें ठीक हो गई हैं? ली पिंग ने लू मिंग का ध्यानपूर्वक निरीक्षण करते हुए पूछा। हाँ युवा स्वामी, आप हमेशा की तरह थोड़े अलग दिख रहे हैं, क्यू युए ने मासूमियत से पलकें झपकाते हुए टिप्पणी की। माँ, मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन इस बार चोट लगने के बाद, कल रात ची संघनन कला का अभ्यास करने के बाद अचानक से मेरे शरीर में थोड़ी सी आवश्यक ची ऊर्जा उत्पन्न हो गई। इसके परिणामस्वरूप मैं थोड़ा बेहतर महसूस कर रहा हूँ। लू मिंग हंस पड़ा। क्या तुम एसेंशियल ची का अभ्यास कर पाई, मिंगे? लू मिंग की बात सुनकर ली पिंग बेहद खुश हो गई। उसकी आंखों में खुशी के आंसू भर आए। लू मिंग ने ली पिंग को सर्वोच्च मंदिर के बारे में कुछ नहीं बताया, क्योंकि उसमें दिव्य स्तर की मार्शल आर्ट तकनीकें थी और अगर यह बात बाहर फैल गई तो उन तीनों को बड़ी मुसीबत में पड़ना पड़ेगा। अस्थि मज्जा शुद्धिकरण की गोली खाने के बाद उसके शरीर में बदलाव आए। अगर इसका कोई स्पष्टीकरण नहीं होता तो ली पिंग और क्यू युए को जरूर कुछ गड़बड़ नजर आती, इसलिए उसने इसका एक छोटा सा हिस्सा बताया। उसने आवश्यक ऊर्जा का संवर्धन कर लिया था। मिंगा, वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ली पिंग की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। हालांकि यह केवल आवश्यक ची का संवर्धन करना था और ब्लड मेरिडियन मार्शल आर्टिस्ट के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करने या यहां तक कि एक साधारण मार्शल आर्टिस्ट से जुड़े होने से बहुत दूर था। फिर भी वो लू मिंग के लिए बहुत खुश थी। युवा स्वामी, अगली बार आपको मेरी और मेरी पत्नी की रक्षा करनी होगी, क्यू युए ने खुशी से झूमते हुए कहा। ली पिंग और क्यू युए ने खाना बनाना शुरू किया और देखते ही देखते स्वादिष्ट खुशबू चारों ओर फैल गई। तीनों ने एक साथ बैठकर खुशी खुशी एक साधारण भोजन किया, जिसमें मांस का एक व्यंजन और 2 सब्जियों के व्यंजन शामिल थे। मिंग, तुम्हारी तबीयत अभी भी ठीक नहीं है। शरीर को ठीक होने में मदद के लिए और मांस खाओ, ली पिंग ने लू मिंग के कटोरे में मांस भरते हुए कहा। माँ, क्यू युए, तुम दोनों भी खाना खा लो, लू मिंग ने जवाब दिया। 6 साल पहले जब लू मिंग के पिता लू युनटियन की हत्या की खबर फैली, तब से ली पिंग और लू मिंग दोनों की जीवन परिस्थितियां वर्षों से बिगड़ती चली आ रही है। लू जनजाति द्वारा दी जाने वाली भत्ते राशि समय के साथ कम होती गई, जिसके कारण उन्हें मांस का व्यंजन मिलना दुर्लभ हो गया था। इसके बावजूद ली पिंग और क्यू यू लू मिंग के लिए अपना हिस्सा छोड़ देते थे, खासकर क्यू यू जो पर्याप्त पोषक तत्वों के बिना यौवन अवस्था से गुजर रही थी, जिसके परिणामस्वरूप वो अपनी सामान्य स्थिति की तुलना में अधिक कमजोर दिखती थी। मार्शल आर्टिस्टों को अपनी कला का अभ्यास करने के लिए बहुत अधिक शक्ति और ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसलिए वे अपने खान पान को लेकर अधिक सतर्क रहते हैं। लू परिवार के जागृत रक्त नाड़ियों वाले मार्शल आर्टिस्ट साधारण जानवरों का मांस नहीं खाते थे, बल्कि राक्षसी जानवरों का मांस खाते थे। इसके अलावा अत्यधिक प्रतिभाशाली लोग प्रतिदिन ड्रैगन टाइगर पिल्स का सेवन करते थे। यह एक प्रकार की गोली थी जिसे अनगिनत मूल्यवान जड़ी बूटियों में राक्षसी जानवरों के रक्त और हड्डियों के पाउडर को मिलाकर तैयार किया जाता था। ड्रैगन टाइगर पिल में अत्यधिक मात्रा में परिष्कृत ची ऊर्जा होती थी, जो न केवल मार्शल आर्टिस्टों की मांसपेशियों, हड्डियों, नसों और अंगों को मजबूत कर सकती थी, बल्कि इसे आवश्यक ची ऊर्जा में परिवर्तित करके किसी की साधना में सहायता और सुधार भी कर सकती थी। लू मिंग के खानपान के तरीके से प्राप्त होने वाले पोषक तत्व पर्याप्त नहीं थे। मिंग, तुमने एसेंशियल ची का विकास कर लिया है, और ये व्यंजन काफी नहीं है। मेरे पास 8 ड्रैगन टाइगर गोलियां हैं, इन्हें अपने साथ ले जाओ, इनका इस्तेमाल अपने साधना कार्य में करो।
ली पिंग ने बड़ी सावधानी से एक बोतल निकाली और उसे लू मिंग को सौंप दिया। लू मिंग अचंभित रह गया, उसे उम्मीद नहीं थी कि ली पिंग के पास 8 ड्रैगन टाइगर गोलियां होंगी। माँ, ड्रैगन टाइगर की एक गोली की कीमत 100 चांदी के सिक्के है। आपको इतने पैसे कहाँ से मिले? लू मिंग ने संदेह से पूछा। मेरे अपने तरीके तो हैं ही। शुरुआत में मैंने इसे तुम्हारे स्वास्थ्य और शारीरिक बनावट को बेहतर बनाने के लिए खरीदा था। ये बिल्कुल सही समय पर आया है, क्योंकि अब तुम आवश्यक ऊर्जा का विकास कर सकते हो। ली पिंग मुस्कुराया। युवक स्वामी, मेरी मालकिन ने अपनी ड्रैगन और फीनिक्स चूड़ियां इन 8 ड्रैगन टाइगर गोलियों के बदले बेच दी, कियू युए ने कहा, मानो वो अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। कियू युए, ली पिंग ने कियू युए को डांटते हुए कहा, मानो उसे बहुत ज्यादा बताने के लिए फटकार रही हो। मिंगा, उसने आगे कहा, चिंता मत करो, अपनी साधना जारी रखो। जब तक तुम आवश्यक ऊर्जा का अभ्यास कर सकती हो और मजबूत और स्वस्थ हो, तो ड्रैगन और फीनिक्स चूड़ियों की एक जोड़ी उसके मुकाबले क्या मायने रखती है? माँ, लू मिंग ने ड्रैगन टाइगर पिल्स की बोतल को अपने हाथों में कसकर पकड़ रखा था और उसके गले में एक गांठ सी महसूस हो रही थी। ड्रैगन और फीनिक्स की ये चूड़ियां लू यूनटियन द्वारा ली पिंग को वर्षों पहले दिए गए प्रेम का प्रतीक थी। लू मिंग जानती थी कि ली पिंग के लिए इन चूड़ियों का कितना महत्व है, और उसने ली पिंग के स्वास्थ्य की खातिर इन्हें बेच दिया। माँ, मेरी बात मानो, मैं एक शक्तिशाली योद्धा बनूंगा और अपनी पूरी ताकत से तुम्हारी रक्षा करूंगा। मैं किसी को भी तुम्हें परेशान नहीं करने दूंगा। लू मिंग ने मन ही मन ये प्रतिज्ञा की, उसकी निगाहें दृढ़ और स्थिर थीं। भोजन के बाद लू मिंग अपने हाथ में ड्रैगन टाइगर की गोलियां पकड़े हुए अपने कमरे में वापस गया और सर्वोच्च मंदिर की ओर चल पड़ा। सर्वोच्च मंदिर में प्रवेश करते ही लू मिंग की निगाहें 99 सीढ़ियों के पार दूसरे चबूतरे पर टिक गईं और वहां एक गहरे रंग का कांसे का बक्सा था, जो पहले चबूतरे पर देखे गए बक्से जैसा ही था। यदि पहले काले इस्पात के बक्से में ट्रू वॉर ड्रैगन टेक्निक का पहला चरण, फ्लेम ड्रैगन फिस्ट, ड्रैगन सरपंच स्टेप्स और मैरो क्लींजिंग पिल थे, तो दूसरे बक्से में क्या हो सकता है? अत्यधिक जिज्ञासा से प्रेरित होकर लू मिंग सीढ़ियों की ओर बढ़ा। जैसे ही वो 99वें पायदान से दूसरे चबूतरे पर चढ़ने वाला था, उसे एहसास हुआ कि वह लाख कोशिश करने के बावजूद भी नहीं चढ़ सकता। कोई अदृश्य शक्ति उसे ऐसा करने से रोक रही थी। क्या यह मेरी साधना के एक निश्चित स्तर की कमी के कारण हो सकता है? लू मिंग निराश होकर पीछे हट गया। वो पद्मासन में बैठ गया, एक ड्रैगन टाइगर पिल निकाली, उसे अपने मुंह में डाला और साधना शुरू कर दी। जैसे ही उसने ड्रैगन टाइगर पिल ने ली, उसे अपनी रीढ़ की हड्डी में जलन महसूस हुई, जो तेजी से एक भंवर में बदल गई और ड्रैगन टाइगर पिल के औषधीय गुणों को पूरी तरह से सोख लिया। फिर उसने अपनी रीढ़ की हड्डी से शुद्ध ऊर्जा की लहरें महसूस की। इतनी जल्दी? लू मिंग पहले तो अचंभित हुआ, लेकिन उसके तुरंत बाद उसे खुशी का अनुभव हुआ। आमतौर पर आम लोगों को ड्रैगन टाइगर पिल के औषधीय गुणों को पूरी तरह से परिष्कृत करने में 1 या 2 दिन लगते थे, लेकिन उन्होंने इसे लगभग तुरंत ही पूरी तरह से परिष्कृत कर लिया। ये सब उस बढ़ती हुई रक्त वाहिनी की बदौलत है। क्या अद्भुत नजारा है! ये बढ़ती हुई रक्त नलिका न केवल द्वितीय स्तर की रक्त नलिका की तरह आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करने की तीव्र गति रखती थी, बल्कि यह गोलियों को भी आश्चर्यजनक रूप से तेज गति से परिष्कृत कर सकती थी। ठीक है, चलिए नाड़ियों को खोलना शुरू करते हैं। तुरंत ही लू मिंग ने अपना मन शांत किया और 3 मानव नाड़ियों में से पहली को खोलने के लिए ट्रू वॉर ड्रैगन तकनीक का प्रयोग शुरू कर दिया। लू मिंग द्वारा नियंत्रित ऊर्जा की लहरें प्रथम मध्याह्न रेखा की ओर तेजी से बढ़ीं। धमाका, धमाका, ऐसा लग रहा था मानो उसके शरीर के भीतर से कान फाड़ देने वाली गर्जनाएं निकल रही हो, और एक एक करके एक्यूपंक्चर बिंदु खुलते जा रहे थे। जब उसे और अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती थी, तो लू मिंग एक और ड्रैगन टाइगर पिल निगल लेता था। ठीक इसी तरह शाम होते होते उसने ड्रैगन टाइगर की सभी 8 गोलियों को पूरी तरह से परिष्कृत कर लिया, और उससे उसने तीनों मानव नलिकाओं को खोल दिया। शरीर की नसों को खोलने की प्रक्रिया को अलग अलग भागों में बांटा गया था, प्रारंभिक, मध्य और शीर्ष। पहले 3 मानव देशांतरों को खोलना आरंभिक नौसिखीय क्षेत्र कहलाता था। अगले 3 भूमि देशांतर मध्य नौसिखीय क्षेत्र कहलाते थे। खुली हुई नाड़ियों की अवस्था को मार्शल आर्टिस्टों का आधार माना जाता था, और यह सबसे आसान अवस्था भी थी। निस्संदेह कठिनाई का स्तर हर किसी के लिए अलग अलग था। एक सामान्य ब्लड मेरिडियन मार्शल आर्टिस्ट के लिए सभी 9 मेरिडियन को पूरी तरह से खोलने में 1 महीने से लेकर 1 साल तक का समय लग सकता था। हालांकि साधारण मार्शल आर्टिस्टों के लिए स्थिति अलग थी। कुछ को 9 नाड़ियों को खोलने में पूरा जीवन लग गया, जबकि कुछ शायद ये जानते हुए ही मर गए कि वे इसे कभी हासिल नहीं कर सकते।
लू मिंग जैसे लोग जिन्होंने एक ही दोपहर में 3 मेरिडियन खोले दुर्लभ थे। अगर यह खबर फैल जाती तो यकीनन वे हैरान रह जाते। ये ट्रू वॉर ड्रैगन टेक्निक और असाधारण विशेषताओं वाली बढ़ती हुई रक्त नाड़ी आपस में घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई थी। दिव्य स्तर की मार्शल आर्ट तकनीक, ट्रू वॉर ड्रैगन टेक्निक और तेजी से बढ़ती रक्त नलिका की क्षमता, जो गोलियों को तुरंत तैयार कर सकती थी, ने मिलकर ऐसे चमत्कार में योगदान दिया। लू मिंग ने तीनों नसों में ट्रू वॉर ड्रैगन क्यूई का प्रवाह महसूस किया और वह आनंद और उत्साह से भर गया। रात के खाने के बाद लू मिंग जल्दी से फिर से सर्वोच्च मंदिर में प्रवेश कर गया और अपनी साधना शुरू कर दी। वो वर्तमान में फ्लेम ड्रैगन फिस्ट का अभ्यास कर रहा था। मार्शल आर्ट की तकनीक एक आक्रमण तकनीक थी जो किसी व्यक्ति की मांसपेशियों और हड्डियों में प्रवाहित होने वाली आवश्यक ची ऊर्जा के संयोजन से उत्पन्न होती थी। विभिन्न मार्शल आर्ट तकनीकों के लिए मांसपेशियों और हड्डियों में और उनके माध्यम से आवश्यक ची के अलग अलग प्रवाह की आवश्यकता होती है। यही कारण है कि विभिन्न मार्शल आर्ट तकनीकों के अलग अलग प्रभाव, गठन के तरीके और प्रयोग करने की शक्ति में काफी अंतर होता है। इन सभी के लिए आवश्यक ऊर्जा और अपने शरीर के उपयोग पर गहन नियंत्रण की आवश्यकता होती थी, जो थोड़े समय में प्राप्त नहीं किया जा सकता था। वर्षों के अभ्यास और ऐसी तकनीकों को निखारने के बिना किसी भी प्रकार की मार्शल आर्ट तकनीक में महारत हासिल करना लगभग असंभव था। जैसे जैसे मार्शल आर्ट की तकनीक और उससे जुड़ी शक्तियों का स्तर बढ़ता गया, वैसे वैसे शरीर और उसमें मौजूद आवश्यक ऊर्जा पर उच्चतर नियंत्रण की आवश्यकता बढ़ती गई। लू मिंग ने स्वयं को सही स्थिति में रखा और साधना शुरू कर दी। ऊपर स्थित महल से मंत्रोच्चार की आवाज आ रही थी, जिससे उसका मन अत्यंत शांत हो गया। फ्लेम ड्रैगन फिस्ट के लिए कुछ विचार लगातार उसके दिमाग में कौंध रहे थे। उसने अपनी इच्छाशक्ति से आवश्यक ऊर्जा को अपने पैरों की ओर प्रवाहित किया और उसे अपने पैरों की मांसपेशियों और हड्डियों को नियंत्रित करने की अनुमति दी। हाँ, लू मिंग ने एक हल्की सी चीख निकाली और आगे बढ़ा। उसके पैरों से लेकर पीठ और रीढ़ की हड्डी तक ताकत का प्रवाह हुआ, और रीढ़ को मोड़ते हुए एक विशालकाय अजगर की तरह ताकत का एक और बड़ा प्रवाह उसकी कमर से उसके हाथों की ओर प्रवाहित हुआ। बूम! लू मिंग ने एक मुक्का मारा और उससे उत्पन्न ऊर्जा की मात्रा इतनी अधिक थी कि उसकी गर्जना से आसपास की हवा हिल गई। रास्ते की पहली झलक, लू मिंग की आंखों में उत्साह की चमक दौड़ गई। मार्शल आर्ट तकनीकों के विकास को उसकी समझ और अभ्यास के स्तर के आधार पर 6 चरणों में विभाजित किया गया था। मार्ग की पहली झलक, मामूली उपलब्धि, उत्कृष्ट निपुणता, तकनीक में महारत, परिपूर्ण दिव्य समान उपयोग और मार्शल आर्ट के साथ एकात्मता। 6 अलग अलग चरण थे जिन्हें एक एक करके पार करना आवश्यक था और एक ही झटके में इसे पूरा करना लगभग असंभव था। मार्शल आर्ट तकनीक का स्तर जितना ऊंचा होता था, अगले चरण तक पहुंचना उतना ही कठिन होता था। लू मिंग ने कभी सोचा भी नहीं था कि वह ज्वाला ड्रैगन मुट्ठी का अभ्यास करते हुए पहली ही बार में प्रथम चरण, मार्ग की पहली झलक, प्राप्त कर लेगा। यह निम्न पीले स्तर की मार्शल आर्ट तकनीक थी और एक सामान्य व्यक्ति के लिए इसकी बुनियादी अवधारणाओं और सिद्धांतों को समझने में कम से कम कुछ महीने लगेंगे। महल से आने वाला मंत्रोच्चार मेरी मार्शल आर्ट तकनीक के अभ्यास में बहुत सहायक था। लू मिंग ने उन सभी सीढ़ियों के पार स्थित महल को देखते हुए सोचा। उसने निष्कर्ष निकाला कि उसकी साधना में आए तीव्र गति का सबसे महत्वपूर्ण कारक मंत्रोच्चार और उसकी समझने की शक्ति थी, जिसे वह कमजोर नहीं मानता था। अब जब ऐसे अद्भुत परिणाम सामने आ रहे थे, तो लू मिंग ने स्वाभाविक रूप से अपनी साधना में और अधिक मेहनत की। ड्रैगन टाइगर पिल के बिना उनकी नाड़ियों के खुलने की प्रक्रिया में भारी कमी आ गई। लू मिंग अभी भी चौथी मेरिडियन को खोलने में सक्षम था, जिससे वह नौसिखिए के मध्य स्तर में प्रवेश कर गया। वह फ्लेम ड्रैगन फिस्ट तकनीक की समझ और साधना के दूसरे चरण को भी अनलॉक करने में सक्षम था, एक मामूली उपलब्धि। हालांकि रक्त नलिका अभी पूरी तरह से विकसित नहीं हुई थी, यह अभी भी लगभग स्थिर विकास अवस्था में थी। लू मिंग सर्वोच्च मंदिर से पीछे हट गया और मुस्कुराते हुए अपने सामने के दरवाजे से बाहर निकला। तभी उसने देखा कि लाल आंखों वाली कियू युए बाहर से वापस आ रही है। युवक, क्या आप मेरी मालकिन से वापस आने का अनुरोध कर सकते हैं? वो कुछ घंटों से ली के घर पर घुटने टेक कर बैठी है, कियू युए ने लगभग रोते हुए विनती की। क्या क्या हो रहा है? चलो चलते हैं। लू मिंग और कियू युए दौड़कर दरवाजे से बाहर निकल गए। रास्ते में कियू युए ने लू मिंग को सारी घटना विस्तार से बताई। जब से ली पिंग को पता चला कि लू मिंग एसेंशियल ची का अभ्यास कर सकता है, तब से वो बहुत खुश थी। मार्शल आर्ट का अभ्यास और सीखने के लिए इसकी विधियों और अभ्यास तकनीकों की आवश्यकता थी, इसलिए ली पिंग ने लू मिंग के लिए लू परिवार पुस्तकालय से कुछ प्रकार की मार्शल आर्ट अभ्यास तकनीकें उधार लेने के बारे में सोचा।
लेकिन लू परिवार पुस्तकालय का संरक्षक प्रथम शाखा के एल्डर का आदमी था और उसने ली पिंग को केवल लू मिंग बेकार है कहकर ठुकरा दिया। कोई और रास्ता न होने पर ली पिंग ने लू चुवान और प्रथम शाखा के प्रमुख से मुलाकात की और उनके सामने घुटने टेक कर विनती की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उन्होंने ली पिंग को एक साधारण स्तर की मार्शल आर्ट तकनीक भी नहीं सिखाए। हताश होकर ली पिंग ली परिवार के पास वापस चला गया, इस उम्मीद में कि वह उनसे कोई मार्शल आर्ट तकनीक सीख लेगा। फायरी विंड सिटी में रहने वाला ली परिवार एक छोटा सा कबीला था जो ली पिंग का मायका था और जिसका नेतृत्व ली पिंग के सबसे बड़े भाई लू मिंग के चाचा कर रहे थे। लू मिंग के चाचा ने ली पिंग के अनुरोध को ये कहकर अस्वीकार कर दिया कि लू मिंग लू परिवार का वंशज है, इसलिए ली परिवार के लिए किसी बाहरी व्यक्ति को अपनी मार्शल आर्ट तकनीक देना उचित नहीं था। ली पिंग को समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या करे, इसलिए उसने ली परिवार के घर के मुख्य हॉल में घुटने टेक कर विनती की, इस उम्मीद में कि उसे कम से कम एक मार्शल आर्ट तकनीक तो मिल ही जाए। धत तेरी की, क्रोध की ज्वालाओं से घिरी लू मिंग के दिल में दहाड़ उठी। जानवरों का पहाड़ फायरी विंड सिटी में लू परिवार अपने सबसे ताकतवर परिवार होने की प्रतिष्ठा पर खरा उतरा। कोई भी दूसरा परिवार उनके करीब नहीं आ सका। ली परिवार मूल रूप से एक छोटा और अज्ञात परिवार था। कुछ समय बाद जब ली पिंग का विवाह लू यूनटियन से हुआ, जो उस समय लू परिवार के मुखिया थे, तो ली परिवार ने लू परिवार के प्रभाव का लाभ उठाकर शीर्ष स्थान प्राप्त किया और उनकी शक्ति लगातार बढ़ती गई। लू मिंग को याद आया कि उस समय ली परिवार ने ली पिंग और उसके साथ बहुत ही सौहार्दपूर्ण व्यवहार किया था। लेकिन लू यूनटियन से जुड़ी घटना के बाद ली परिवार का मां और उसके बेटे के प्रति रवैया बदल गया। खासकर लू मिंग के दादा के निधन के बाद अब उनके चाचा परिवार के मुखिया बन गए थे, जिससे दोनों के बीच दूरियां और बढ़ गईं, यहां तक कि उन्होंने उन पर ध्यान देना भी बंद कर दिया। मानव स्वभाव की यही अस्थिरता थी और यही संसार की वास्तविकता थी। ली परिवार के मुख्य आंगन में ली पिंग फर्श पर घुटनों के बल बैठी थी, उसका शरीर हल्का हल्का कांप रहा था। ली परिवार के कई कनिष्ठ सदस्य इशारे करते हुए उसके चारों ओर खड़े थे। आंगन के ऊपर तोंद वाले एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने ली पिंग को ठंडे लहजे में देखते हुए कहा, छोटी बहन, तुम कब तक घुटने टेक कर बैठी रहोगी? क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? वो ली पिंग का भाई ली फू था। मैं आपसे विनती कर रहा हूँ भाई मिंग, एर के लिए आवश्यक ऊर्जा का अभ्यास करना आसान नहीं था। वह आपका सगा भतीजा है, कृपया उसे कुछ मार्शल आर्ट की किताबें दे दीजिए। ली पिंग की आंखों में आंसू भरे हुए थे और वो गिड़गिड़ा रही थी। छोटी बहन, मुझे कुछ ऐसा कहने दो जो शायद तुम्हें पसंद ना आए। लू मिंग का शरीर जन्म से ही दुर्बल और कमजोर है। वह रक्त नाड़ी को भी जागृत नहीं कर सकता। अगर वह सौभाग्य से आवश्यक ऊर्जा का एक अंश भी विकसित कर ले तो उसका क्या फायदा? वह भविष्य में कोई महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल नहीं कर पाएगा। तो क्यों न उसे एक सामान्य व्यक्ति की तरह शांतिपूर्वक अपना जीवन जीने दिया जाए? इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि लू परिवार के प्रथम शाखा के मुखिया ने मुझसे बात की है और मुझे मेरी औकात दिखा दी है। छोटी बहन, यह मेरे लिए भी मुश्किल है। आपकी मदद करने का मतलब है कि मैं प्रथम शाखा के मुखिया को नाराज कर दूंगी। ली फू ने धीरे से कहा, भाई, मैं आपसे विनती कर रहा हूं। मुझे मिंगेर से कोई बड़ी उपलब्धि की उम्मीद नहीं है। बस इतना ही काफी है कि वह मार्शल आर्टिस्ट बन जाए और उसका शरीर मजबूत और स्वस्थ हो। भाई, मैं कसम खाता हूं कि यह मेरी आपसे आखिरी विनती है। मैं भविष्य में कभी भी आपके लिए मुश्किलें खड़ी नहीं करूंगा। ली पिन गिड़गिड़ाता रहा। ली फू ने अपनी भौहें सिकोड़ी और कुछ देर सोचा। फिर उसने एक किताब निकाली और ली पिन के सामने फेंक दी। इतने सालों से चले आ रहे हमारे भाई बहन के रिश्ते की खातिर ये 3 तलवारों का प्रहार ले लो। भले ही यह साधारण स्तर की है, लेकिन लू मिंग के लिए काफी है। फिर कभी मुझे परेशान करने की कोशिश मत करना, उसने कहा। माँ, उसी समय लू मिंग और कियो युए घटनास्थल पर पहुंचे। लू मिंग ने ली पिंग को जमीन से उठाया। उसे महसूस हुआ कि उसका शरीर कांप रहा था, जाहिर तौर पर इसलिए क्योंकि वह काफी देर तक घुटनों के बल बैठी रही थी। मिंगा, क्या तुम अपने चाचा को धन्यवाद नहीं कहोगी? ली पिंग ने ली फू की ओर देखते हुए लू मिंग से कहा। उससे आभार प्रकट करो, हमें उनकी मदद की जरूरत नहीं है। माँ, चलो वापस चलते हैं। लू मिंग गुस्से से भरी हुई थी। लू मिंग ने मार्शल आर्ट की नियमावली पर एक नजर भी नहीं डाली। उसने अपनी मां को गोद में उठाया और ली परिवार के निवास से निकल गया। कितना कृतघ्न है, उसे केवल थोड़ी सी आवश्यक ऊर्जा प्राप्त करने का सौभाग्य मिला, लेकिन वो खुद को प्रतिभाशाली समझता है। वो बिल्कुल बेकार है। ली परिवार के कनिष्ठ सदस्यों ने उपहास करना बंद नहीं किया। लू मिंग ने उन पर ध्यान नहीं दिया। वह बेबस था, उसके पास कहने को कुछ नहीं था।
अगर वो ज्यादा बोलता तो उन्हें उससे घृणा ही मिलती। हालांकि लू मिंग ने कसम खाई कि वो एक दिन तथ्यों के साथ सबका मुंह बंद कर देगा। ली परिवार के निवास से निकलने के बाद ली पिंग ने आह भरी, मिंगा, तुम बहुत जल्दबाज हो। वह तो मार्शल आर्ट्स की किताब थी। जब तक तुम मार्शल आर्टिस्ट बन जाओगी, मेरे लिए किसी भी तरह की परेशानी सहना भी जायज होगा। लू मिंग तलवार की तरह सीधा खड़ा हो गया। उसने आंखों में दृढ़ विश्वास लिए कहा, माँ, ली परिवार से मदद के बिना भी मैं एक कुशल मार्शल आर्टिस्ट बनूंगा, और वो भी एक शक्तिशाली मार्शल आर्टिस्ट। अपने निवास स्थान पर लौटने के बाद लू मिंग ने सर्वोच्च मंदिर में प्रवेश किया और साधना में और भी अधिक प्रयास किया। उन्होंने सबसे पहले फ्लेम ड्रैगन फिस्ट का अभ्यास पूरा किया, फिर ड्रैगन सर्पंट सटेप का अभ्यास जारी रखा। ड्रैगन सर्प सटेप एक रहस्यमयी शारीरिक कला थी। इसे सीखने के बाद उसकी हरकतें ड्रैगन और सर्प के समान हो गईं, फुर्तीली और बिजली की तरह तेज। महल से आने वाले मंत्रोच्चार की मदद से लू मिंग आश्चर्यजनक गति से आगे बढ़ रहा था। 2 बार इसका अभ्यास करने के बाद ही उसे इसकी शक्ति का कुछ अंदाजा हो गया था। वूश वूश, लू मिंग की घुमावदार हरकतें अजगर और सांप जैसी थीं। अपने कूल्हों को घुमाकर और एक कदम में ही उसने 3 मीटर से अधिक की दूरी तय कर ली थी। 3 मीटर की दूरी 1 फुट के बराबर थी। ड्रैगन सर्प सटेप के पहले चरण तक पहुंचकर मैं इसकी शक्ति का अनुभव कर सकता हूं। मैं एक कदम में 1 फुट की दूरी तय कर सकता हूं। दूसरे चरण में मैं एक कदम में 2 फुट की दूरी तय कर पाऊंगा, और उसके बाद हर नए चरण में मैं तय की गई दूरी में 1 फुट और जोड़ पाऊंगा। मुझे अभी बहुत आगे जाना है, मुझे जारी रखना होगा। फिर लू मिंग के तपस्वी प्रशिक्षण के तहत 10 दिन बीत चुके थे। इन 10 दिनों में लू मिंग ने लगातार 2 नाड़ियों को खोला, जिससे वह मध्य नौसिखिया क्षेत्र के शिखर पर पहुंच गया। उनकी सबसे बड़ी उपलब्धियां युद्ध कौशल थी। उसने ज्वाला ड्रैगन मुट्ठी और ड्रैगन सर्प स्टेप्स को पूरी तरह से समझ लिया था और उन दोनों को तीसरे चरण तक विकसित कर लिया था। आवश्यक ऊर्जा का संवर्धन अभी भी बहुत धीमा है। इस गति से तीनों दिव्य नाड़ियों को खोलने में मुझे बहुत समय लगेगा। लू मिंग सोचने लगा, यदि वो अपनी नाड़ियों को तेजी से खोलना चाहता है और क्यूई चक्रवात को संघनित करके योद्धा क्षेत्र में प्रवेश करना चाहता है, तो उसे बड़ी मात्रा में ड्रैगन टाइगर गोलियों की आवश्यकता होगी। हालांकि एक ड्रैगन टाइगर पिल की कीमत 100 चांदी के सिक्के होती थी, और यह कहा जा सकता है कि लू मिंग के पास कुछ भी नहीं था। मैं अब नौसिखिए स्तर के मध्य शिखर पर हूं। मैंने साधना के माध्यम से 2 युद्ध कौशलों को पूरी तरह से समझ लिया है। मैंने आत्मरक्षा के कुछ साधन प्राप्त कर लिए हैं, इसलिए अब मेरे लिए अपनी किस्मत आजमाने के लिए पशु पर्वत की ओर जाने का समय आ गया है। माउंटेन ऑफ बीस्ट्स एक विशाल पर्वत श्रृंखला थी जो फायरी विंड सिटी से 25 किलोमीटर दूर स्थित थी। इसकी सीमा 50 किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में फैली हुई थी, जिसमें आकाश को छूते प्राचीन वृक्ष उगते थे। पर्वत श्रृंखला में अनेक प्रकार की आध्यात्मिक जड़ी बूटियां उग रही थीं, जो फायरी विंड सिटी से बड़ी संख्या में मार्शल आर्टिस्टों को जड़ी बूटियों की तलाश में पर्वत में प्रवेश करने के लिए आकर्षित कर रही थीं। बेशक अवसर के साथ जोखिम भी आते हैं। पहाड़ में कई खूंखार जानवर थे, यहां तक कि राक्षसी जानवर भी जो सामान्य जानवरों से कहीं अधिक शक्तिशाली थे। हर साल कई मार्शल आर्टिस्ट इन राक्षसी जानवरों के चंगुल में मारे जाते थे। लू मिंग का इरादा पशु पर्वत की गहराइयों का पता लगाने का नहीं था। वो केवल पर्वत के बाहरी इलाके में अपनी किस्मत आजमाना चाहता था, साथ ही साथ अपने युद्ध कौशल को भी निखारना चाहता था। उसने एक बहाना बनाया और ली पिंग को अलविदा कहकर जानवरों के पहाड़ की ओर चल पड़ा। 2 घंटे बाद लू मिंग जानवरों के पहाड़ की तलहटी में पहुंच गया। जानवरों का पहाड़ अपने आप में एक विशालकाय जानवर जैसा था। जो भी उसे देखता, वो उस पर एक शक्तिशाली दमनकारी प्रभाव डालता था। लू मिंग बिना किसी झिझक के जानवरों के पहाड़ में घुस गया। गर्जन। इलाके में कुछ ही किलोमीटर आगे बढ़ने के बाद एक जानवर लू मिंग की ओर झपटा। यह एक सफेद माथे वाला बाघ था। इसकी ऊंचाई 1 मीटर और लंबाई 3 मीटर से अधिक थी। इसके आने से पहले ही लू मिंग की ओर एक भयंकर आभा उमड़ रही थी। लू मिंग ने अपनी आंखें सिकोड़ी और गहरी सांस ली। एक तरफ झुकते हुए वो एक कोने में पहुंच गया। फिर उसने अपने पैरों से लेकर रीढ़ की हड्डी तक आवश्यक ऊर्जा का संचार किया और अपने पूरे शरीर की ताकत से एक मुक्का मारा। फ्लेम ड्रैगन पंच। बूम। वो मुक्का बाघ की गर्दन पर जोरदार तरीके से लगा। उसकी शक्ति विस्फोटक थी। बाघ एक तरफ गिर गया। गर्जन। बाघ दर्द से करा रहा था, जिससे वो और भी उग्र हो गया। उसने दहाड़ मारी और फिर से लू मिंग की ओर झपटा। लू मिंग ने ड्रैगन सरपंच सटेप का इस्तेमाल करते हुए अपने शरीर को मोड़कर बाघ के हमले से खुद को बचाया।
इसके बाद उन्होंने फ्लेम ड्रैगन फिस्ट से बाघ की कमर पर जोरदार प्रहार किया, जिससे वो एक बार फिर दूर जा गिरा। लू मिंग दिव्य स्तर की तकनीक ट्रू वॉर ड्रैगन तकनीक का अभ्यास कर रहा था। उसके द्वारा विकसित की गई आवश्यक ऊर्जा उसकी नसों में एक वास्तविक ड्रैगन की तरह बह रही थी, जिसमें अत्यधिक विस्फोटक शक्ति थी। हालांकि लू मिंग का साधना स्तर केवल मध्य नौसिखिया क्षेत्र के शिखर पर था, लेकिन उसकी विस्फोटक शक्ति ऐसी नहीं थी जिसका मुकाबला उसी स्तर का कोई दूसरा व्यक्ति कर सके। फ्लेम ड्रैगन फिस्ट के साथ लू मिंग की मुठियों में कम से कम 500 किलोग्राम की ताकत थी। लू मिंग के लगातार 2 वारों से बाघ पहले ही बुरी तरह घायल हो चुका था। उसके मुंह से खून टपक रहा था। उसी क्षण वो दहाड़ा और मुड़कर भागने का प्रयास करने लगा। लू मिंग ने भी हार नहीं मानी और उनका पीछा करता रहा। कुछ मिनट बाद बाघ पहाड़ की एक गुफा में भाग गया। लू मिंग एक पल के लिए झिझका और फिर उसका पीछा करने लगा। गुफा में प्रवेश करने पर उसने देखा कि बाघ फर्श पर पड़ा हुआ था। वह अपनी अंतिम सांसें ले रहा था और उसके जबड़ों से लगातार खून बह रहा था। अरे, ये तो सिल्वर बिलफ्लावर है, एक निम्न स्तरीय आध्यात्मिक जड़ी बूटी। अचानक लू मिंग की आंखों में चमक आ गई। गुफा में चट्टानों की दरारों के बीच उसने आध्यात्मिक घास का एक ठूंठ देखा। उसमें 9 पत्तियां थीं और प्रत्येक पत्ती घंटी के आकार की थी। आध्यात्मिक घास को 9 स्तरों में वर्गीकृत किया गया था और प्रत्येक स्तर के लिए निम्न, मध्यम और श्रेष्ठ स्तर निर्धारित थे। एक निम्न प्रथम स्तर के चांदी के बेलफ्लावर में अपार आध्यात्मिक ऊर्जा समाहित थी। इसका मूल्य 300 तायल चांदी था, जो 3 ड्रैगन टाइगर गोलियों के बराबर था। लू मिंग ने कभी सोचा भी नहीं था कि इतने कम समय के लिए पहाड़ की धरती में प्रवेश करने के बाद उसे इतना बड़ा लाभ मिलेगा। ये यात्रा वाकई सार्थक रही। उसने अपने अगले ही मौके से बाघ को ढेर कर दिया और पहले से तैयार किया हुआ अपना थैला निकाला। चांदी के रंग के फूलों को तोड़कर उसने उन्हें थैले में रख लिया। भाई फैंग, क्या आप वाकई कोई ऐसा गुप्त मार्ग जानते हैं जो सैम्मोफिस समुद्री डाकुओं के अड्डे तक जाता हो? उसी क्षण गुफा के बाहर से एक आवाज आई, निर्णायक हत्या। लू मिंग तुरंत सतर्क हो गया। उसने अपनी सांस रोक ली और ध्यान से सुनने लगा। हाँ, बिल्कुल, मैंने सैम्मोफिस समुद्री डाकू के सरदार की रखेल को मनाने में बहुत मेहनत की। फिर मुझे उस वेश्या के जरिए इस गुप्त रास्ते का पता चला। अगर तुम्हारे साथ मेरे इतने अच्छे संबंध न होते तो मैं तुम्हें यहां लाता ही नहीं। एक और आवाज सुनाई दी। लू मिंग समझ गया था कि वे दोनों युवक थे। मुझे पता था, भाई फैंग इतने सुंदर और आकर्षक हैं, भला इस दुनिया में कौन सी महिला आपके आकर्षण का विरोध कर सकती है? पहली आवाज से चापलूसी भरे शब्दों की बौछार निकली। हाँ, भाई फैंग संतुष्ट प्रतीत हुए। यहाँ एक गुफा है, चलो अंदर चलते हैं और थोड़ा आराम करते हैं। बाद में जब स्वामी सैम्मोफिस समुद्री डाकुओं के विरुद्ध आक्रमण करेंगे तब हम इस अवसर का लाभ उठाकर चुपके से उनके अड्डे में घुस जाएंगे। उनके सरदार का खजाना हमारे लिए लूटने के लिए तैयार होगा, उन्होंने कहा। इसके बाद लगभग 17 और 18 वर्ष की आयु के 2 युवक गुफा में प्रवेश कर गए। गुफा में प्रवेश करते ही उन्होंने लू मिंग को देख लिया। लू मिंग, क्या तुम हो? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चेहरे पर तिल लिए एक युवक ने हैरानी से कहा। ली परिवार के लोग। लू मिंग भी दंग रह गया। उन्होंने इन दोनों युवकों को ली पिन के पुराने घर से पहचान लिया। वे ली परिवार के जूनियर सदस्य थे। उनमें से एक ली फैंग था, जो देखने में आकर्षक था। काले तिल वाले व्यक्ति का नाम लीफी था। लू मिंग, अभी जो हमारी बातचीत हुई, क्या तुमने सुनी? ली फैंग का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और उसने लू मिंग को घूर कर देखा। मुझे लगता है कि आप ऐसा कह सकते हैं, लू मिंग ने कहा। लू मिंग, चूंकि तुमने ये सुना है, तो बदकिस्मती के लिए तुम खुद ही जिम्मेदार हो। ली फैंग की आंखों में हत्या का इरादा झलक रहा था। क्या तुम मुझे मारना चाहते हो? लू मिंग का चेहरा उतर गया। लू मिंग, अगले जन्म में समझदार बनना याद रखना। तुम्हारे जैसे निकम्मे लोगों को इधर उधर घूमने की इजाजत नहीं है, वरना मौत के मुंह में जाना तय है। ली फैंग की आवाज बर्फ की तरह ठंडी थी और उसके लहजे में घृणा साफ झलक रही थी। भाई फैंग, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं उसे मार डालूंगा। ली फी ने एक कदम आगे बढ़ाया, मानो वह लू मिंग को नीचा दिखा रहा हो। हालांकि उन दोनों ने गुफा में बाघ का शव देखा, लेकिन उन्हें नहीं लगा कि उसे लू मिंग ने मारा था, बल्कि उन्हें लगा कि यह किसी अन्य जानवर या यहाँ तक कि किसी राक्षसी जानवर का काम हो सकता है। क्या उन्हें यह नहीं पता था कि लू मिंग किस स्तर का व्यक्ति था? जल्दी करो, इस कचरे को निपटाओ, फिर हम थोड़ी देर का ब्रेक लेंगे। ली फैंग ने सिर हिलाया। भाई फैंग, निश्चिंत रहो, ये पल भर में खत्म हो जाएगा।
ली फी ने क्रूरता से मुस्कुराते हुए कहा और उसका हाथ एक पंजे की तरह लू मिंग के गले की ओर बढ़ रहा था। ली फेई नौसिखिया स्तर के मध्य में था और उसने 5 नाड़ियां खोल रखी थीं। उसके पंजे में कम से कम 250 किलोग्राम का बल था। अगर वह सही जगह पर लगता तो भले ही वह न मरे, लू मिंग को गंभीर चोटें आती। चूंकि तुम मुझे मारना चाहते हो, इसलिए मुझे पहले तुम्हें मारना होगा, लू मिंग ने बुदबुदाते हुए कहा। उसकी आंखों में जानलेवा इरादा झलक रहा था। उसका शरीर हिला और एक मुक्का बाहर निकला। ज्वाला ड्रैगन मुट्ठी। उसने मुक्का मारने के अवसर का इंतजार किया और वो मुक्का सीधे ली फी की छाती पर लगा। बूम! ली फी कपड़े की बोरी की तरह ऊपर उछला। वह गुफा की दीवारों से जोर से टकराया, उसके मुंह से खून निकला और फिर उसकी सांसें रुक गईं। लू मिंग ने ली फी को एक ही वार में मार डाला। तुमने ली फी को मार डाला? ये कैसे संभव है? बगल से ली फैंग की आंखें फटी रह गईं। तुम तो बिल्कुल निकम्मे हो, लेकिन तुमने ली फी को मार डाला, उसने अविश्वास से चिल्लाते हुए कहा। कचरा? हाँ, तो कृपया इस कचरे को ही आपको मौत के घाट उतारने दें। लू मिंग ने उपहास किया। मुझे मौत के घाट उतार दोगे? मजाक है। मैंने पहले ही 8 नाड़ियां खोल दी हैं। तुम्हें लगता है तुम मुझे मार सकते हो? क्या तुम्हें लगता है मैं ली फेई हूं? अब मरने का समय आ गया है। ली फी तुरंत शांत हो गया। उसने अपनी तलवार म्यान से निकाली और लू मिंग पर वार किया। हालांकि ली फैंग एक साधारण मार्शल आर्टिस्ट था, उसके मार्शल कौशल निम्न स्तर के थे और उसकी उपलब्धि का स्तर तो और भी खराब था। वो लू मिंग का मुकाबला कैसे कर सकता था? ड्रैगन सर्प सटेप का उपयोग करते हुए ली फैंग की तलवार को एक ही कदम में चकमा दे दिया गया। एक मुक्का तेजी से निकला और ली फैंग के पेट पर जा लगा। ली फैंग दर्द से चीख उठा जब उसे जमीन से उठाया गया। वो फर्श पर गिर पड़ा और उसके मुंह से खून बहने लगा। हालांकि ली फैंग की साधना का स्तर कहीं अधिक था। मरने के बजाय उसे केवल गंभीर चोटें आईं। तुम इतने बुरे हो, फिर भी मुझे कचरा कह रहे हो। लू मिंग ली फैंग की ओर बढ़ा। उसके भीतर से खौफनाक हत्या का इरादा झलक रहा था। नहीं, मुझे मत मारो, ली फैंग बुरी तरह डरकर चिल्लाया। उन्हें कभी उम्मीद नहीं थी कि लू मिंग इतना ताकतवर हो जाएगा। मैं सैमोफिस समुद्री डाकुओं के अड्डे तक जाने वाले रास्ते से कैसे पहुंचूं? जल्दी बताओ, लू मिंग ने पूछा। लू मिंग वास्तव में ली फैंग को एक ही वार में मार सकता था। सैमोफिस समुद्री डाकुओं का अड्डा ही वह कारण था जिसके चलते वह ऐसा नहीं कर पाया था। सैमोफिस समुद्री डाकू लुटेरों का एक गिरोह था जो माउंटेन ऑफ बीस्ट्स के आसपास के इलाके में सक्रिय था। वे लूटपाट और हत्याएं करते थे और हर तरह के जघन्य अपराध करते थे। पर्वतीय वन के जटिल भूभाग के कारण वे कभी भी पूरी तरह से विलुप्त नहीं हुए। पिछले कई वर्षों में सैमोफिस समुद्री लुटेरों ने अनगिनत तलवारें और खजाने लूट लिए थे। अगर लू मिंग उन्हें हासिल कर लेता तो उसके पास ड्रैगन टाइगर पिल्स खरीदने के लिए पर्याप्त धन होता। मैं आपको बता सकता हूं कि सैमोफिस समुद्री डाकुओं के अड्डे तक जाने का दूसरा रास्ता कहां है, लेकिन इसके लिए आपको मुझे छोड़ना होगा, ली फैंग ने आंखों में चमक के साथ कहा। उसी समय वह मन ही मन गुस्से से चिल्ला रहा था। एक बार यह सब खत्म हो जाए तो वह लू मिंग से जरूर बदला लेगा। न केवल उससे, बल्कि उसकी मां से भी, उसे भी भुगतना पड़ेगा। अब तुम शर्तें रखने की स्थिति में नहीं हो। अगर तुमने मुझे नहीं बताया तो मैं तुम्हें तुरंत मार डालूंगा। लू मिंग की आंखें बर्फ की तरह ठंडी थीं, उनमें जानलेवा इरादा भरा हुआ था और वह ली फैंग को घूर रहा था। ली फैंग का दिल ठंडा पड़ गया। ठीक है, मैं बोलूंगा। उसी क्षण ली फैंग ने सैमोफिस समुद्री डाकुओं के अड्डे तक जाने वाले गुप्त मार्ग का खुलासा किया। मैं अब जा सकता हूं, है ना? ली फैंग ने बोलते हुए पूछा। जाऊं? तुम्हें जाने दूं ताकि तुम मुझसे बदला ले सको, लू मिंग ने ताना मारा। इतना कहने के बाद उसने मुक्के से ली फैंग की छाती पर वार किया और उसे मार डाला। हाल के वर्षों के उतार चढ़ाव के दौरान लू मिंग ने दुनिया को समझना सीख लिया था। मार्शल आर्ट की दुनिया में ताकतवर लोग कमजोरों का शोषण करते थे। कभी कभी अगर आप किसी की जान बख्श भी दें तो भी वे आपकी जान ले सकते थे। इसलिए लू मिंग अपने दुश्मनों का सामना करते समय नर्म दिल नहीं हो सकता था। जिस क्षण वह ऐसा करता, मरने वाला व्यक्ति वह स्वयं होता। इसके बाद लू मिंग ने ली फैंग और ली फी के शवों की तलाशी शुरू कर दी। ये दोनों लड़के सचमुच बहुत गरीब थे। उनके पास कुल मिलाकर 50 तायल भी नहीं थे। लेकिन ली फैंग के शरीर से मार्शल आर्ट की एक नियमावली मिली। सिंगल स्ट्रोक लाइटनिंग स्वॉर्ड एक अयोग्य स्तर की तलवारबाजी तकनीक थी। हालांकि इसका स्तर उच्च नहीं था, फिर भी यह लू मिंग के लिए उपयुक्त थी।
लू मिंग के पास ज्वाला ड्रैगन मुट्ठी के अलावा हमले का कोई और तरीका नहीं था। संयोगवश वो तलवारबाजी की कला सीख सकता था। लू मिंग ने मार्शल आर्ट की नियमावली, धन और चांदी के घंटीनुमा फूल सर्वोच्च मंदिर में रख दिए। फिर वो गुफा से बाहर निकला और ली फैंग के निर्देशों का पालन करते हुए सैम्मोफिस समुद्री डाकुओं के अड्डे की ओर चल पड़ा। सैम्मोफिस समुद्री डाकुओं का अड्डा एक पहाड़ की चोटी पर था जो 15 किलोमीटर दूर था। शिखर 3 तरफ से खड़ी चट्टानों से घिरा हुआ था, यहां तक कि दानव जैसे वानरों को भी इसे पार करने में कठिनाई होती। पहाड़ पर चढ़ने के लिए केवल एक संकरा रास्ता था जो एक ही दिशा में जाता था। लू मिंग को शिखर के करीब पहुंचने में लगभग 2 घंटे लग गए। रास्ते में कई बार ऐसा हुआ जब उसका सामना भयानक राक्षसों से होते होते बचा। यह एक जोखिम भरा सफर था। राक्षसी जीव शक्तिशाली और निर्दयी थे। उन्हें 9 स्तरों में वर्गीकृत किया गया था और प्रत्येक स्तर को 9 श्रेणियों में विभाजित किया गया था। इसी प्रकार मार्शल आर्टिस्टों के लिए भी प्रत्येक क्षेत्र को योद्धा क्षेत्र से शुरू होकर 9 श्रेणियों में विभाजित किया गया था। भले ही कोई राक्षसी जीव सबसे निचले स्तर का ही क्यों न हो, वह प्रथम श्रेणी के योद्धा के बराबर ही शक्तिशाली होगा। यह ऐसी चीज थी जिसे लू मिंग अभी संभाल नहीं सकता था। लू मिंग पास ही इंतजार कर रहा था। ली फैंग की बातों से ऐसा लग रहा था कि ली परिवार के मुखिया ली फू आज ली परिवार के सरदारों का नेतृत्व करते हुए सैम्मोफिस समुद्री डाकुओं का खात्मा करेंगे। ये तो स्वाभाविक ही था कि ली फू इतने दयालु हृदय के नहीं थे कि वे जनता के लिए खतरों को मिटा दें। उनका लक्ष्य वर्षों से पसामोफिस समुद्री डाकुओं द्वारा लूटी गई संपत्ति को हासिल करना था। जैसा कि उम्मीद थी, पहाड़ी जंगल में 100 से अधिक आकृतियां दिखाई दी जो तेजी से पसामोफिस समुद्री डाकू के अड्डे की ओर बढ़ रही थी। दुश्मन का हमला। पहाड़ की चोटी से एक जोरदार आवाज गूंजी। इसके बाद संघर्ष के तीव्र शोरगुल का माहौल छा गया। अब समय आ गया है। लू मिंग चलने लगा। उसने ड्रैगन सर्प स्टेप्स का उपयोग करते हुए पहाड़ी जंगल को पार किया। वह तेजी से सैम्मोफिक समुद्री डाकुओं के अड्डे के पिछले हिस्से में पहुंच गया। वहां एक गुप्त रास्ता था जिससे वह पहाड़ की चोटी तक चढ़ सकता था। यह वह भागने का रास्ता था जो सैम्मोफिक समुद्री लुटेरों ने अपने लिए छोड़ रखा था। अगर कभी ऐसा दिन आता जब वे अपने दुश्मन की बढ़त को रोक नहीं पाते, तो वे वहीं से पीछे हट सकते थे। जैकपॉट। लू मिंग ने सावधानीपूर्वक आसपास का जायजा लिया और उम्मीद के मुताबिक चोटी तक जाने वाला रास्ता ढूंढ लिया। हालांकि रास्ता काफी ढलान वाला था, लेकिन लू मिंग की साधना शक्ति उसे चढ़ाई करने के लिए पर्याप्त थी। लू मिंग खुशी खुशी रास्ते पर चलता हुआ शिखर की ओर चढ़ने लगा। लगभग 10 मिनट बाद लू मिंग पर्वत की चोटी पर पहुंच गया। ऐसा लग रहा था मानो सैम्मोफिस समुद्री लुटेरों को इस रास्ते के बारे में किसी को पता होने की उम्मीद ही नहीं थी, इसलिए वे निश्चिंत थे। उस इलाके में कोई पहरा नहीं दे रहा था। पहाड़ की चोटी पर सन्नाटा पसरा हुआ था। शायद सभी लोग ली परिवार को रोकने गए थे। ली फैंग के विवरण के आधार पर लू मिंग सैम्मोफिस समुद्री डाकुओं के सरदार के कक्ष की ओर चल पड़ा। ली फैंग के अनुसार सरदार ने वर्षों से लूटा हुआ सारा माल अपने कक्ष में पलंग के नीचे छिपा रखा था। अगर ऐसा ना होता कि सैम्मोफिस समुद्री डाकुओं के सरदार की प्रेमिका को फायरी विंड सिटी में सामान खरीदने के लिए एक सामान्य व्यक्ति होने का नाटक करना पड़ा, जिसके परिणामस्वरूप वह ली फैंग के आकर्षण में आ गई, तो वास्तव में कोई भी यह नहीं जानता कि सरदार ने अपना खजाना कहां छिपाया है। कुछ समय बाद लू मिंग सैम्मोफिस समुद्री डाकुओं के सरदार के कक्ष में पहुंचा। जैसा कि उम्मीद थी, बिस्तर के नीचे से फर्श की तख्तियां हटाने के बाद उसे 2 बड़े संदूक और एक छोटा संदूक मिला। बड़े संदूक चमकदार चांदी से भरे हुए थे, जबकि छोटा संदूक चांदी के नोटों से भरा हुआ था। लू मिंग बेहद खुश था। उसके पास गिनने का समय नहीं था, इसलिए उसने सारा लूटा हुआ सामान सर्वोच्च मंदिर में इकट्ठा किया और तेजी से उसी रास्ते से वापस चला गया। पहाड़ से उतरने के बाद लू मिंग नहीं रुका, वह आगे बढ़ता रहा और फायरी विंड सिटी लौट आया। इस बार ली परिवार की जीत हो या हार, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। ये प्रयास व्यर्थ ही साबित होना तय था। कुछ घंटों बाद लू मिंग लू परिवार में लौट आया। लौटते ही उसने ली पिंग को जल्दी से नमस्कार किया और अपने कमरे में चला गया। वो मुख्य मंदिर में दाखिल हुआ और तेजी से गिनती करने लगा। कुल रकम देखकर लू मिंग चौंक गया। छोटे संदूक में 1 लाख ताइल मूल्य के चांदी के नोट थे और बड़े संदूकों में मिलाकर 30,000 ताइल मूल्य की चांदी थी। ये कुल मिलाकर 1,30,000 ताइल था। स्पष्टतः सैम्मोफिस समुद्री लुटेरों ने अपने वर्षों के लूटपाट के दौरान बहुत सारा खजाना चुरा लिया था। अब वह सारा खजाना लू मिंग का था। इस सारे चांदी से मैं साधना के लिए बड़ी मात्रा में ड्रैगन टाइगर गोलियां खरीद सकूंगा। लू याओ, 1 महीने बाद होने वाली सभा में लू परिवार पर कब्जा करने के बारे में सोचना भी मत।
साथ ही मैं अपना हक वापस लेकर रहूंगा। लू मिंग ने अपनी मुट्ठियां भींच ली, उसकी आंखों में अटूट दृढ़ संकल्प झलक रहा था। उसके बाद लू मिंग ने सर्वोच्च मंदिर छोड़ दिया और फायरी विंड सिटी के बाजार की ओर चल पड़ा। फायरी विंड सिटी का बाजार शहर का सबसे व्यस्त हिस्सा था। वहां कई तरह की दुकानें थीं। इनमें दवा की दुकानें, हथियारों की दुकानें, सामग्री की दुकानें आदि शामिल थीं। विभिन्न देशों से व्यापारी आते जाते रहते थे। लोगों का निरंतर आवागमन बना रहता था। रास्ते में लू मिंग ने एक काला चोगा और एक काली बांस की टोपी खरीदी। उसने खुद को चोगा और टोपी से लपेट लिया। वो बड़ी मात्रा में ड्रैगन टाइगर गोलियां खरीदना चाहता था। वो किसी को भी अपनी पहचान उजागर नहीं होने देना चाहता था। एलिक्सिर हॉल फायरी विंड सिटी का सबसे बड़ा दवाइयों का व्यापार केंद्र था। ये लगभग 7,000 वर्ग मीटर में फैला हुआ था और 4 मंजिला था, जो इसे काफी विशाल बनाता था। जाहिर तौर पर एलिक्सिर हॉल का एक मजबूत इतिहास था, क्योंकि मिस्टिकल स्वॉर्ड सेक्टर उन्हें समर्थन दे रहा था। जैसे ही उन्होंने एलिक्सिर हॉल में कदम रखा, एक युवती तुरंत उनके पास आई। प्रिय अतिथि, क्या आप कुछ ढूंढ रहे हैं? उसने पहले भी कई अजीबोगरीब ग्राहकों को देखा था, इसलिए उसे लू मिंग का काला चोला और टोपी अजीब नहीं लगी। इससे भी बढ़कर उसके जैसे अजीबोगरीब ग्राहकों से होने वाले लेन देन आमतौर पर बड़े होते थे। मुझे ड्रैगन टाइगर की गोलियां खरीदनी है। यहाँ इनकी कीमत क्या है? लू मिंग ने जानबूझकर अपनी आवाज को धीमा कर दिया ताकि वह गहरी लगे, जिससे वह लगभग 30 साल के एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति जैसा लगे। आदरणीय अतिथि, निम्न श्रेणी की प्रथम स्तर की ड्रैगन टाइगर गोली की कीमत 100 चांदी के सिक्के है। औसत दर्जे की प्रथम स्तर की ड्रैगन टाइगर गोली की कीमत 300 चांदी के सिक्के है। श्रेष्ठ श्रेणी की प्रथम स्तर की ड्रैगन टाइगर गोली की कीमत 1000 चांदी के सिक्के है। क्या मैं जान सकता हूं कि आप किस श्रेणी की गोली खरीद रहे हैं और कितनी मात्रा में? महिला सहायक ने पूछा। दवा की गोलियों को भी 9 स्तरों में वर्गीकृत किया गया था, जिनमें से प्रत्येक स्तर के लिए 3 अलग अलग गुण थे। 30 निम्न स्तर के प्रथम श्रेणी के छात्र और 30 औसत दर्जे के प्रथम श्रेणी के छात्र, लू मिंग ने कहा। इतने महिला सहायक चौंक उठी, फिर खुशी से झूम उठी। उसका रवैया और भी विनम्र हो गया। महोदय अतिथि, आपकी खरीदारी की कीमत 10,000 चांदी के सिक्कों से अधिक है। मैं इस पर फैसला नहीं कर सकती, इसलिए हॉल मास्टर को यह मामला संभालना होगा। कृपया थोड़ी देर प्रतीक्षा करें, मैं इसकी सूचना हॉल मास्टर को दे देती हूँ। इतना कहकर महिला सहायक पीछे वाले कमरे में भाग गई। कुछ देर बाद महिला सहायक वापस लौटी। उसने कहा, माननीय अतिथि, हमारे हॉल मास्टर ने आपको बातचीत के लिए पिछले कमरे में आमंत्रित किया है। लू मिंग ने सिर हिलाया और लड़की के पीछे पीछे पिछले कमरे में चला गया। महिला सहायक ने लू मिंग के लिए एक कप चाय डाली और चली गई। पिछला कमरा सुरुचिपूर्ण ढंग से सजा हुआ था। लू मिंग ने कप उठाकर कुछ घूंट पीते हुए यूं ही 1-2 नजरें घुमाई। उसी क्षण एक सुगंधित खुशबू अंदर आई। लगभग 20 वर्ष की एक युवती अंदर आई। उस युवती ने लाल रंग की पोशाक पहनी हुई थी। उसका शरीर सुडौल था और वह बेहद खूबसूरत लग रही थी। प्रिय अतिथिगण, मैं एलिक्सिर हॉल की मालकिन मू लैन हूँ। मैंने सुना है कि आप 30 निम्न श्रेणी की प्रथम स्तर की ड्रैगन टाइगर गोलियां और 30 मध्यम श्रेणी की प्रथम स्तर की ड्रैगन टाइगर गोलियां खरीदना चाहते हैं। उसकी आवाज कानों को सुहावनी लगती थी। लू मिंग ने गहरी सांस ली और अपनी आवाज धीमी करते हुए कहा, बिल्कुल सही। हम आमतौर पर उन ग्राहकों को 10% की छूट देते हैं जो एक ही लेन देन में 10,000 ताइल से अधिक खर्च करते हैं। आपकी गोलियों का कुल मूल्य 12,000 चांदी के ताइल है। छूट के बाद ये 10,800 ताइल होगा। मू लैन ने कोमल स्वर में कहा। उसकी खूबसूरत निगाहें लू मिंग के शरीर को देख रही थीं। तो फिर धन्यवाद, हॉल मास्टर मू, लू मिंग ने हाथ जोड़कर कहा। उसके बाद मू लैन ने ताली बजाई। एक नौकरानी जैसी दिखने वाली युवती 2 बक्से लेकर कमरे में दाखिल हुई। हर बक्से में 30 ड्रैगन टाइगर गोलियां थीं। लू मिंग ने 10,800 चांदी के नोट निकाले और मू लैन को दे दिए। हॉल मास्टर मू, अब मैं विदा लेता हूँ। लू मिंग ने ड्रैगन टाइगर की गोलियां ली और मू लैन को अलविदा कहा। प्रिय अतिथि, यदि आपको अभी भी दवाइयां खरीदने की आवश्यकता हो तो कृपया एलिक्सिर हॉल में आएं। सभी वस्तुओं पर 10% की छूट मिलेगी। मू लैन मुस्कुराते हुए लू मिंग के पास पहुंची। वो बेहद खूबसूरत थी। लू मिंग का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने घबराकर अपने हाथ जोड़े और जल्दी से वहां से निकल गया, मानो वो भाग रहा हो। लू मिंग जिस दिशा में जा रहा था, उस ओर देखते हुए मू लैन के होठों के किनारे हल्के से ऊपर उठे। दिलचस्प, उसने कहा। महामहिम, मेरी नजर में, हालांकि उन्होंने बांस की टोपी पहन रखी थी,
वे काफी सामान्य लग रहे थे। इसमें इतनी दिलचस्प बात क्या है? एक नौकरानी ने उत्सुकता से पूछा। श्याओ ये, क्या तुम नहीं समझ सकते? उसने जानबूझकर अपनी आवाज धीमी कर ली ताकि वो अधेड़ उम्र का लगे। वह तो बस एक युवक था, और फायरी विंड सिटी में ऐसे बहुत कम युवक हैं जो इतनी आसानी से 10,000 चांदी के सिक्के निकाल सके। मु लैन मुस्कुराए। इसके अलावा मेरी रक्त नलिका ने मुझे असाधारण बोध शक्ति प्रदान की है। मैं महसूस कर सकता था कि उसकी रक्त नलिका काफी विचित्र थी। ऐसा प्रतीत होता था कि उसमें अपार शक्ति तो है, लेकिन वह अपूर्ण है, मानो अभी भी विकसित हो रही हो। क्या ये रोचक नहीं है? महामहिम, आपने जो कहा उससे तो यह वाकई काफी दिलचस्प लगता है। नौकरानी ने पलकें झपकाईं। श्याओ ये, अगर यह व्यक्ति वापस आता है तो मुझे जरूर बताना। मु लैन की आंखों में जिज्ञासा की चमक थी। घातीय वृद्धि बाजार से घर लौटने के बाद लू मिंग सर्वोच्च मंदिर में प्रवेश करने के लिए बेताब था, और उसने चंदन की पेटियों में से एक खोल दी। इसके अंदर 30 ड्रैगन टाइगर गोलियां करीने से रखी हुई थीं। ये निम्न श्रेणी की प्रथम स्तर की ड्रैगन टाइगर गोलियां थीं। निम्न श्रेणी की प्रथम स्तर की ड्रैगन टाइगर गोलियां 7वीं से 9वीं नाड़ियों को खोलने के लिए पर्याप्त थीं। जहां तक मध्यम श्रेणी की प्रथम स्तर की ड्रैगन टाइगर गोलियों की बात है, लू मिंग उनका उपयोग तीनों दिव्य नाड़ियों को खोलने के लिए करना चाहता था। उसने ड्रैगन टाइगर की गोली ली और उसे निगल लिया। जैसे ही उसने ड्रैगन टाइगर की गोली निगली, एक हल्की लाल रोशनी चमक उठी। उसे अपनी रीढ़ की हड्डी में जलन महसूस हुई, जो तेजी से एक भंवर में बदल गई और ड्रैगन टाइगर की गोली को पूरी तरह से सोख लिया। फिर उसे अपनी रीढ़ की हड्डी से लगातार शुद्ध ऊर्जा की लहरें आती हुई महसूस हुई। मेरी रक्त नलिकाओं में क्या गड़बड़ है? ये गोलियों को इतनी तेजी से परिष्कृत कर सकती हैं। अपने मन का प्रयोग करते हुए लू मिंग ने अपने भीतर स्पंदित ऊर्जा को नियंत्रित किया और उसे अपनी खुली हुई नाड़ियों के साथ निर्देशित किया। उसने इसे अजगर जैसी सारगर्भित ऊर्जा की धाराओं में परिवर्तित किया और 7वीं नाड़ी की ओर प्रवाहित किया। ड्रैगन जैसी आवश्यक ऊर्जा तीव्र धार वाली और अत्यंत शक्तिशाली थी। क्षण भर में 7वीं मेरिडियन पर स्थित एक बड़ा एक्यूपंक्चर बिंदु खुल गया। एक एक करके अबाधित बल ने बड़े एक्यूपंक्चर बिंदुओं को खोल दिया। जब उसकी आवश्यक ऊर्जा कम हो जाती थी तो लू मिंग एक ड्रैगन टाइगर गोली निगल लेता था, उसकी ऊर्जा को आवश्यक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता था और अनलॉक करने की प्रक्रिया जारी रखता था। 7वीं से 9वीं देशांतर रेखाओं को आकाश देशांतर रेखाओं के रूप में जाना जाता था, और उन्हें अनलॉक करना निश्चित रूप से उनसे पहले की देशांतर रेखाओं जितना आसान नहीं था। अगले 2 दिनों में लू मिंग को 24 और ड्रैगन टाइगर गोलियों को लगातार परिष्कृत करने के बाद आखिरकार तीनों आकाश नलिकाओं को खोलना पड़ा। इससे लू मिंग की साधना तुरंत शीर्ष नौसिखिया स्तर के शिखर पर पहुंच गई। इस अवस्था में डांटियन में ची का संग्रहण और शीतलन नौसिखिया क्षेत्र को पार करने के लिए एक सामान्य अभ्यास था। लू मिंग निश्चित रूप से अभी ऐसा नहीं करेगा। उसका लक्ष्य तीनों दिव्य नाड़ियों को खोलना था, उसके बाद वह नौसिखिया क्षेत्र को पार करेगा। दिव्य नाड़ियों को खोलना आसान नहीं था, बल्कि लगभग असंभव कहा जा सकता था। लू मिंग ने दिव्य नाड़ियों को खोलने में जल्दबाजी नहीं की, बल्कि शेष 6 ड्रैगन टाइगर गोलियों का सेवन किया और उन्हें आवश्यक ऊर्जा में परिवर्तित कर दिया। एक दिन बाद जब लू मिंग के भीतर की आवश्यक ऊर्जा संघनित और गाढ़ी हो गई, तो लू मिंग ने अपनी दिव्य नाड़ियों को खोलना शुरू कर दिया। लू मिंग ने एक साधारण प्रथम स्तर की ड्रैगन टाइगर गोली अपने मुंह में डाली और पिछली गोलियों की तरह ही ये रीढ़ की हड्डी के पास की रक्त नलिकाओं द्वारा अवशोषित और परिष्कृत हो गई। निम्न स्तर की प्रथम स्तर की ड्रैगन टाइगर गोलियों की तुलना में कई गुना अधिक शक्तिशाली ऊर्जा का प्रवाह लू मिंग के शरीर में प्रवाहित हुआ। साधारण प्रथम स्तर की गोली अपने नाम के अनुरूप ही निकली। लू मिंग ने ट्रू वॉर ड्रैगन तकनीक को क्रियान्वित किया, जिससे आवश्यक ची को उत्तेजित करके पहली दिव्य मेरिडियन को खोलना शुरू किया जा सके। बूम! लू मिंग को लगा कि उसका पूरा शरीर कांप रहा है। सदमे से उसकी इंद्रियां सुन्न हो गई हैं, लेकिन पहली दिव्य नाड़ी में स्थित पहला बड़ा एक्यूपंक्चर बिंदु बिल्कुल भी नहीं हिला। हार न मानते हुए लू मिंग ने अपनी खोज जारी रखने के लिए अपनी ऊर्जा जुटाई। धमाका धमाका 7 प्रयासों के बाद पहली दिव्य मध्याह्न रेखा में पहला एक्यूपंक्चर बिंदु अंततः खुल गया और आवश्यक ची का एक प्रवाह उमड़ पड़ा। लू मिंग के शरीर पर एक एक करके प्रकाश के धब्बे दिखाई देने लगे। अंततः कुल 81 धब्बे हो गए। ये उसके सक्रिय एक्यूपंक्चर बिंदु थे। इसके तुरंत बाद 82वां प्रकाश बिंदु चमक उठा, जो बाकी सभी धब्बों से कहीं अधिक तेज था। केवल एक बड़ा एक्यूपंक्चर बिंदु ही सक्रिय हुआ है, लेकिन मेरे भीतर की आवश्यक ऊर्जा एसेंशियल ची पहले से कहीं अधिक प्रचुर मात्रा में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लू मिंग ताला खोलने का काम जारी रखे हुए था।
हालांकि दिव्य मेरिडियन थे। उन्हें जिस ऊर्जा की आवश्यकता होती थी वह अत्यंत उच्च स्तर की थी। प्रथम दिव्य मध्याह्न रेखा में 9 बड़े एक्यूपंक्चर बिंदुओं को अनलॉक करने में लगातार 3 दिन लगे और इसके लिए 36 साधारण प्रथम स्तर की ड्रैगन टाइगर गोलियां इस्तेमाल हो गईं। इतनी जबरदस्त ताकत केवल अपनी एसेंशियल ची का उपयोग करके ही मुझे जो शक्ति प्राप्त होती है उससे कम 750 किलोग्राम भार उठाया जा सकता है, मेरा अनुमान है। लू मिंग की आंखों में चमक आ गई। पूर्व में जब उनकी साधना केवल मध्य नौसिखिया स्तर पर थी तो ज्वाला ड्रैगन मुट्ठी से प्राप्त शक्ति को शामिल करने पर भी उनकी मुट्ठी में केवल 500 किलोग्राम की शक्ति होती थी। इसके बिना केवल आवश्यक ची का उपयोग करके प्राप्त उनकी शक्ति लगभग 3 या 400 किलोग्राम ही होनी चाहिए थी। इसकी मात्रा दोगुनी हो गई थी। एक साधारण मार्शल आर्टिस्ट के लिए जो नौसिखिया स्तर के शिखर पर हो, उसकी आवश्यक ऊर्जा से उत्पन्न विस्फोटक शक्ति ही लगभग 500 किलोग्राम होनी चाहिए। यदि वे अपनी आवश्यक ऊर्जा को एकत्रित और कुंडलित करके नौसिखिया क्षेत्र को पार कर लेते तो उनकी आवश्यक ऊर्जा की विस्फोटक शक्ति 1000 किलोग्राम तक बढ़ जाती। 1000 किलोग्राम की तुलना बैल की ताकत से की जा सकती है। शक्ति की गणना करने के वर्तमान तरीके में मार्शल आर्ट की तकनीकें और रक्त वाहिकाएं शामिल नहीं थीं। यदि इन्हें शामिल किया जाए तो कुल योग काफी अधिक होगा। मैंने ड्रैगन टाइगर की सारी गोलियां खत्म कर दी है, लेकिन अभी और खरीदने की जल्दी नहीं है। पिछले कुछ दिनों में मेरी साधना बहुत तेजी से बढ़ रही है। मुझे लगता है कि मार्शल आर्ट की तकनीकों का अभ्यास करते हुए इसे मजबूत और स्थिर करने के लिए मुझे समय चाहिए। मार्शल आर्ट के अभ्यास में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। अगर कौशल में तेजी से वृद्धि होती तो इससे मूलभूत ऊर्जा एसेंशियल ची का आधार कमजोर हो जाता। इसीलिए लू मिंग ने शेष 2 दिव्य नाड़ियों को अनलॉक करने के लिए और अधिक ड्रैगन टाइगर पिल्स प्राप्त करने के बजाय पहले अपनी नींव और अब तक अर्जित सभी चीजों को मजबूत करने के लिए कुछ समय देने का निर्णय लिया। लू मिंग ने ज्वाला ड्रैगन मुट्ठी और ड्रैगन सरपेंट स्टेप्स का अभ्यास करना शुरू किया। पलक झपकते ही 7 दिन बीत गए। आज ली पिंग और क्यू यूए की अनुपस्थिति में लू मिंग ने आंगन में ज्वाला ड्रैगन मुट्ठी का अभ्यास करने का अवसर लिया। वूश वूश, मुक्कों की ताकत हवा की तरह गरज रही थी। लू मिंग का शरीर एक विशालकाय अजगर की तरह छटपटा रहा था और हर मुक्के के साथ उसकी दहाड़ हवा में गूंज रही थी। हाँ, अंत में लू मिंग ने जोर से सांस छोड़ते हुए और चीखते हुए आंगन में खोपड़ी के आकार के एक पत्थर पर मुक्का मारा। धड़ाम, पत्थर कई टुकड़ों में बिखर गया। मार्शल आर्ट तकनीक के विकास का चौथा चरण, तकनीक में महारत हासिल करना। लू मिंग ने अपने चेहरे पर खुशी के भाव के साथ अपनी मुद्रा पूरी की। लगातार 7 दिनों तक अभ्यास और साधना करने के बाद वह अंततः ज्वाला ड्रैगन मुट्ठी के लिए मार्शल आर्ट तकनीक साधना के चौथे चरण में पहुंच गया। युवा स्वामी, आप कितने शक्तिशाली हो गए हैं। अविश्वास से भरी एक तीखी स्पष्ट आवाज दरवाजे से अचानक सुनाई दी। क्यू लू मिंग दंग रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसके आंगन में मार्शल आर्ट तकनीकों का अभ्यास करने का उसका दुर्लभ अवसर क्यू यूए द्वारा देखा जाएगा। उसी समय क्यू यूए ने लू मिंग द्वारा तोड़ी गई चट्टान को देखा और अपनी निगाहें लू मिंग की ओर घुमाई। आंखों में आंसू लिए वह दौड़कर लू मिंग के पास गई, उसका हाथ कसकर पकड़ लिया और बोली, अद्भुत युवा स्वामी, आप इतने शक्तिशाली हो गए हैं। आप आखिरकार मार्शल आर्ट के महारथी बन गए हैं। अगर मेरी मालकिन को इसके बारे में पता चलता तो मैं कल्पना भी नहीं कर सकती कि वह कितनी खुश होती। बोलते समय उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। हालांकि क्यू यूए कमजोर थी, फिर भी वह बेहद खूबसूरत थी और इस समय तो मानो वह आंसू बहा रही हो। लू मिंग का दिल पिघल उठा और उसने क्यू यूए के चेहरे से आंसू पोंछते हुए कहा, क्यू यूए, मेरी साधना रंग लाए, तुम्हें खुश नहीं होना चाहिए। तुम क्यों रो रही हो? युवा प्रभु, मैं आपके लिए बहुत खुश हूँ। क्यू यूए ने गुस्से का नाटक किया, लेकिन तभी उसे एहसास हुआ कि उसके दोनों हाथ अभी भी लू मिंग का हाथ कसकर पकड़े हुए हैं। उसके हाथ की हथेली से निकलती गर्माहट महसूस करते ही उसका दिल जोर से धड़कने लगा। वह तुरंत शर्म से लाल होकर कुछ कदम पीछे हट गई, ठीक वैसे ही जैसे कोई डरा हुआ हिरन हेडलाइट्स की रोशनी में फंस जाता है। क्यू यूए का शर्माया हुआ, संकोची चेहरा और आंखों में अभी भी आंसुओं की चमक देखकर लू मिंग ने अचानक कहा, क्यू यूए, तुम बहुत खूबसूरत हो। ये सुनकर क्यू यूए के चेहरे की लाली और भी गहरी होकर सेब जैसी लाल हो गई। सिर झुकाए हुए उसने बुदबुदाते हुए कहा, आप क्या कह रहे हैं युवा स्वामी? हा, क्यू यूए, तुम्हें पता है, हाल ही में मेरा कुछ अलौकिक अनुभवों से सामना हुआ है और इसी वजह से मुझे ये शक्तियां मिली हैं, लेकिन मैं अभी तुम्हें ठीक नहीं बता सकता कि क्या हुआ था। लू मिंग ने खांसते हुए बात बदल दी। क्यू यूए ने अपनी आंसुओं से भरी हिरनी जैसी आंखों को झपकाया
लू मिंग की ओर गहरी नजर डाली और पूछा, युवा स्वामी, क्या हम इस बारे में मेरी मालकिन को बता सकते हैं? अभी नहीं, लू मिंग ने उत्तर दिया। ठीक है, तो आपको मेरा वचन है। कियू युए ने अपनी बात समाप्त करते हुए कुछ देर सोचा और फिर मानो कोई निर्णय ले लिया हो। युवक, मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहती हूँ, उसने कहा। यह क्या है? लू मिंग ने पूछा। कियू युए ने अपने होंठ काटते हुए कहा, युवा स्वामी, क्या आप कियू युए को मार्शल आर्ट का अभ्यास सिखा सकते हैं? चौंक कर लू मिंग ने पुष्टि की, कियू युए, तुम मार्शल आर्ट का अभ्यास करना चाहती हो? जी हाँ, युवा स्वामी। कियू युए मार्शल आर्ट सीखना चाहती है ताकि मैं माता पिता की कृपा का प्रतिफल दे सकूं, और साथ ही कियू युए युवा स्वामी और उनकी स्वामिनी की हर संभव सहायता करना चाहती है, कियू युए ने उत्तर दिया। लू मिंग ने सिर हिलाया। वह कियू युए के पृष्ठभूमि से अच्छी तरह वाकिफ था। कियू युए के माता पिता ने उसे तब भी गोद लिया था जब वे फायरी विंड सिटी के बाहरी इलाके में गरीबी में जीवन यापन करते थे। गरीबी के कारण कियू युए को 8 साल की उम्र में लू परिवार को बेच दिया गया और वह ली पिंग की नौकरानी बन गई। कियू युए लू मिंग से 1 साल बड़ी होने के कारण उनके साथ पली बढ़ी और वे भाई बहनों की तरह घनिष्ठ संबंध रखते थे। ठीक है कियू यू, लेकिन तुम्हारा शरीर बहुत कमजोर है, इसलिए तुम्हें स्वास्थ्य बहाल करने के लिए स्वास्थ्यवर्धक गोलियों की आवश्यकता होगी। फिर मैं तुम्हारी नसों को सक्रिय करने का प्रयास करूंगा, लू मिंग ने मुस्कुराते हुए कियू यू से वादा किया। आप मान गए, युवा स्वामी, बहुत बढ़िया। कियू युए बेहद खुश थी और खुशी से उछलते हुए लगभग लू मिंग की बाहों में कूदने ही वाली थी, लेकिन उसने अपने चेहरे पर आई शर्म को रोक लिया। कियू युए, मैं कुछ सामान खरीदने जा रहा था, चलो हम भी साथ चलते हैं ताकि तुम्हारे लिए भी कुछ स्वास्थ्यवर्धक गोलियां ले आए, लू मिंग हंसते हुए बोला। ये बहुत ही घटिया गुणवत्ता का है। सेलेस्टियल आर्मी पवेलियन, फायरी विंड सिटी के बाजार में स्थित एक ऐसी जगह थी जहां हथियार बेचे जाते थे। यहाँ आम नागरिकों के लिए हथियार और मार्शल आर्टिस्टों के लिए आध्यात्मिक हथियार दोनों उपलब्ध थे। कीमती धातुओं से निर्मित आध्यात्मिक हथियार रेजर की तरह तेज थे, इतने शक्तिशाली कि वे धातु को मिट्टी की तरह आसानी से काट सकते थे। वे मार्शल आर्टिस्टों के लिए एकदम सही हथियार थे क्योंकि वे अपने धारक की युद्धक क्षमताओं को भी बढ़ा सकते थे। आध्यात्मिक हथियार, बिल्कुल लू मिंग के पिता की तलवार की तरह, वही तलवार जो लू चुवान ने ले ली थी। आध्यात्मिक हथियारों को 9 अलग अलग स्तरों में वर्गीकृत किया गया था और प्रत्येक स्तर के भीतर उन्हें निम्न, मध्यम और श्रेष्ठ गुणवत्ता में विभाजित किया गया था। इस बार लू मिंग ने अपनी तलवारबाजी की तकनीक का अभ्यास करने के लिए एक आध्यात्मिक हथियार खरीदने का इरादा किया था। लू मिंग और कियू युए एक साथ सेलेस्टियल आर्मी पवेलियन में दाखिल हुए। उनका स्वागत 2 पंक्तियों में बैठी खूबसूरत युवतियों के दृश्य से हुआ। ये विक्रेता लड़कियां मेहमानों की सेवा करने के लिए नियुक्त थीं। हालांकि जब लू मिंग और कियू युए दुकान में दाखिल हुए तो उन सेल्स गर्ल्स ने तेवर दिखाए। कोई भी उनकी सेवा करने के लिए बाहर नहीं आया। लू मिंग और कियू युए ने महंगे कपड़े नहीं पहने थे। लू मिंग ने साधारण, मोटे कपड़े पहने थे जबकि कियू युए ने नौकरानी के कपड़े पहने थे। इन अनुभवी सेल्स गर्ल्स ने पहले ही बता दिया था कि अभी अभी अंदर आने वाली दोनों अमीर नहीं थीं। इन दोनों की सेवा करने की किसी को इच्छा नहीं थी। लू मिंग ने थोड़ा सा माथा सिकोड़ा, फिर अप्रभावित होकर बेची गई वस्तुओं को देखने लगा। सेलेस्टियल आर्मी पवेलियन में बिकने वाली अधिकांश वस्तुएं साधारण हथियार थीं। प्रथम स्तर के आध्यात्मिक हथियार दुर्लभ थे और वे अधिकतर निम्न गुणवत्ता के थे। केवल कुछ ही औसत दर्जे के थे। पूरी दुकान छानने के बाद लू मिंग को केवल 3 औसत दर्जे के आध्यात्मिक हथियार मिले। लू मिंग को उनमें से कोई भी पसंद नहीं आया। अगर उसे कुछ खरीदना ही था तो वो कुछ बेहतर खरीदना चाहता था। मैं आपकी किस प्रकार सहायता कर सकता हूँ, हे युवा स्वामी? मैं आपके लिए कुछ सुझाव दे सकता हूँ। एक दबी हुई आवाज सुनाई दी। लू मिंग उसने मुड़कर देखा तो उसके सामने एक युवा, गोल चेहरे वाली, गुलाबी गालों वाली लेकिन थोड़ी घबराई हुई सेल्स गर्ल खड़ी थी। वह दुकान में सेल्स गर्ल के तौर पर नई नई आई थी। स्वभाव से वह शर्मीली थी और बिक्री में उसका प्रदर्शन अच्छा नहीं था। उसने हिम्मत जुटाकर आगे बढ़ने का फैसला किया क्योंकि उसने देखा कि कोई भी लू मिंग की सेवा नहीं करना चाहता था। इस महीने लड़की की कोई बिक्री नहीं हुई है। ऐसे लोगों की सेवा करने के लिए वह जरूर बहुत मजबूर होगी। मेरे वर्षों के अनुभव से यह आश्चर्य की बात होगी अगर वह लड़का 10 चांदी के सिक्कों की धातु की तलवार भी खरीद सके। क्या ऐसा नहीं है? मैं उसके जैसे गवारों की सेवा करने के बजाय यहाँ खड़े होकर आराम करना पसंद करूंगा। थोड़ी ही दूरी पर कुछ सेल्स गर्ल्स ने लू मिंग की ओर देखा और आपस में फुसफुसाने लगी। आवाज बहुत तेज नहीं थी, लेकिन लू मिंग और कियू युए की नजरों से नहीं बच पाए।
युवा स्वामी क्यू युए ने लू मिंग की आस्तीन खींची। कोई बात नहीं, लू मिंग ने क्यू युए को मुस्कुराते हुए कहा। ये तो बस आम लोग थे और वो उनके स्तर तक गिरना नहीं चाहता था। जैसे ही वो गोल चेहरे वाली सेल्सगर्ल से यह पूछने ही वाला था कि क्या कोई उच्च गुणवत्ता वाले आध्यात्मिक हथियार है, तभी एक बेसुरी आवाज ने उसे रोक दिया। अरे अरे अरे, क्या ये लू मिंग है, सबसे बड़े युवा स्वामी लू? आप यहाँ किस काम से आए हैं? इस आवाज के बाद एक लड़का और एक लड़की अंदर आते हुए दिखाई दिए। उस व्यक्ति का चेहरा चेचक के दागों से भरा था। उसकी लंबाई बहुत अधिक नहीं थी, लेकिन उसने एक आकर्षक चांदी का वस्त्र पहन रखा था। लड़की दिखने में औसत से बेहतर थी, लेकिन जब वह अपनी नाकें ऊपर उठाकर अंदर आई तो उसके चेहरे पर घमंड झलक रहा था। लू बिंग, लू मेई, लू मिंग के चेहरे के भाव बदल गए। लू परिवार में 8 शाखाएं थीं, जिनमें मुख्य शाखा और 7 अन्य उप शाखाएं शामिल थीं। लू मिंग इन दोनों को जानता था। उनमें से एक 5वीं उप शाखा का पुत्र था और दूसरी 6ठी उप शाखा की पुत्री थी। बोलने वाला लू बिंग था। लू बिंग ने लू मिंग को घूर कर देखा और तिरस्कार भरे लहजे में कहा, अरे लू मिंग, मैंने सुना है कि तुम अपनी रक्तनस को जागृत करने में असफल रहे हो और तुम आवश्यक ऊर्जा का अभ्यास भी नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ तुम दूसरों की तरह हथियार खरीदना चाहते हो। क्या तुम कुछ मुर्गियां काटने के लिए रसोई का चाकू ढूंढ रहे हो? हाँ हाँ हाँ। हट जाओ, चेचक के निशान वाले लू, तुम रास्ता रोक रहे हो। लू मिंग ने उदासीनता से जवाब दिया। तुमने क्या कहा, लू मिंग? चेचक के निशान वाला कहलाना लू बिंग को बिल्कुल पसंद नहीं था, और इतनी सारी जवान और खूबसूरत लड़कियों के सामने, खासकर लू मेई के सामने लू मिंग द्वारा इस तरह से संबोधित किए जाने पर वो तुरंत क्रोधित हो गया था। चेचक के दाग वाले चेहरे वाले, मैंने कहा हट जाओ, लू मिंग ने ठंडे स्वर में कहा। लू मिंग, क्या तुम मरना चाहते हो? क्या तुम्हें अभी लगता है कि तुम मुख्य शाखा के युवा स्वामी हो? सभा समाप्त होते ही याओ परिवार की मुखिया बन जाएंगी। तुम कुछ भी नहीं हो, समझे? मेरी बात को ठेस पहुंचाने की हिम्मत कैसे हुई? आओ अभी मेरे सामने गिड़गिड़ाओ, सिर झुकाओ और माफी मांगो। तब शायद मैं तुम्हें चावल का एक कटोरा दे दूं। लू बिंग एक व्याकुल जंगली कुत्ते की तरह भौंका। लू मिंग ने उसे ठंडी निगाहों से देखा, मानो वो किसी मूर्ख को देख रहा हो। बस तुम थोड़ा इंतजार करो, लू मिंग। लू बिंग की आंखों में भयावह ठंडे गुस्से की चमक दिखाई दी। उसने खुद को शांत करने की कोशिश में गहरी सांस ली। इसके तुरंत बाद, लू मिंग, क्या मैं सही था कि तुम मुर्गियां काटने के लिए रसोई का चाकू खरीदना चाहते हो? अगर यह सच है, तो तुम्हारे जैसे व्यक्ति को किस तरह की अच्छी चीजें खरीदने की है? लू बिंग ने ताना मारा। युवा स्वामी लू बिंग, आपके आगमन के लिए धन्यवाद। कृपया मुझे किसी भी प्रकार की सहायता करने का अवसर दें। लू बिंग पहले से ही कई सेल्स गर्ल्स से घिरा हुआ था और उन सभी के चेहरों पर मुस्कुराहट लाने की कोशिश कर रहा था। हे, लू मिंग के बगल में खड़ी गोल चेहरे वाली अकेली सेल्स गर्ल को देखते हुए लू बिंग ने गर्व से उपहास किया और जानबूझकर ऊंची आवाज में कहा, आज मेरी बहन लू मेई का जन्मदिन है और मैं उसे उपहार में एक आध्यात्मिक हथियार देना चाहता हूँ। मुझे बताएं, आप कौन से आध्यात्मिक हथियार सुझाएंगी? उन्होंने आध्यात्मिक हथियार शब्दों पर विशेष जोर दिया। युवा मास्टर लू बिंग आध्यात्मिक हथियार खरीदना चाहते हैं। देखते ही देखते सेल्स गर्ल्स की आंखें चमक उठी और उन्होंने लू बिंग को अपनी सिफारिशें पूरी ताकत से पेश की। युवा स्वामी लू बिंग, इस पाइन तलवार के बारे में आपका क्या विचार है? पाइन के निशानों वाला एक निम्न स्तरीय प्रथम श्रेणी का आध्यात्मिक हथियार। ये सिल्वर आइस स्वॉर्ड भी काफी अच्छी तरह से बनी हुई है। इन आध्यात्मिक हथियारों को देखकर लू मेई ने अरुचि से अपना सिर हिलाया, जिससे ये संकेत मिला कि उसे इनमें से कोई भी पसंद नहीं आया। लू बिंग ने दांत पीसते हुए कहा, मुझे इन घटिया प्रथम स्तर के आध्यात्मिक हथियारों से धोखा मत दो, अपने साधारण प्रथम स्तर के आध्यात्मिक हथियार निकालो। युवा स्वामी लू बिंग साधारण प्रथम स्तर के आध्यात्मिक हथियार खरीदना चाहते हैं। बिक्री करने वाली लड़कियां उत्साह से झूम उठीं और उनकी आंखें सूर्य की तरह चमक उठीं। वे लू बिंग के चारों ओर जमा हो गईं और पागलों की तरह प्रचार करने लगीं, मानो उनकी जान उसी पर निर्भर हो। एक साधारण दर्जे के आध्यात्मिक हथियार की कीमत कम से कम 800 चांदी के सिक्के थी, और कमीशन भी कम नहीं था। भला वे उत्साहित क्यों नहीं होते? लू मिंग की तरफ गोल चेहरे वाली सेल्स गर्ल ईर्ष्या से देख रही थी। वह स्वभाव से डरपोक और संकोची थी। वह कभी भी उन सेल्स गर्ल्स से मुकाबला नहीं कर सकती थी। कई दौर के गहन प्रचार के बाद लू बिंग ने लाइट ब्रीज स्वॉर्ड को चुना, जो 1000 चांदी के सिक्कों के बराबर कीमत वाला एक औसत दर्जे का प्रथम स्तर का आध्यात्मिक हथियार था।
लू बिंग ने जानबूझकर 500 तायल के 2 चांदी के नोट हवा में लहराए और अपने चेहरे पर तिरस्कार का भाव लिए लू मिंग की ओर देखा और अपने दिल में एक हल्की सी टीस के साथ पूरी रकम चुका दी। क्यों लू मिंग, क्या तुमने अभी तक अपने मनपसंद हथियार नहीं चुने? या ये हथियार तुम्हारे लिए बहुत घटिया हैं? हाँ हाँ हाँ, लू बिंग ने घमंडी लहजे में कहा। बेशक भाई लू बिंग, वो मुख्य शाखा के युवा स्वामी है। भला साधारण प्रथम स्तर के आध्यात्मिक हथियार उन्हें कैसे पसंद आ सकते हैं? लू मेई ने खिलखिलाते हुए अपनी लाइट ब्रीज तलवार का बड़े स्नेह से निरीक्षण किया। तुम दोनों को कैसे पता चला? मुझे तो सच में लगा था कि यहाँ के हथियार बहुत ही घटिया किस्म के हैं, लू मिंग ने अचानक आश्चर्य जताते हुए कहा। उसने गोल चेहरे वाली सेल्स गर्ल की ओर मुड़कर कहा, मैडम, क्या आपके पास कोई श्रेष्ठ प्रथम स्तर के आध्यात्मिक हथियार हैं? मुझे उन्हें देखने दीजिए। क्या? दुकान में सन्नाटा छा गया। गोल चेहरे वाली सेल्स गर्ल यू और दूसरी सेल्स गर्ल्स लू बिंग और लू मेई समेत सभी लोग लू मिंग को हैरानी से देख रहे थे। क्या लू मिंग, तुम प्रथम स्तर का श्रेष्ठ आध्यात्मिक हथियार खरीदना चाहते हो? क्या तुम्हें इसकी कीमत का अंदाजा नहीं है? सिर्फ कोरी बातें मत करो, क्या तुम इसे खरीद सकते हो? लू बिंग की आंखों में गुस्सा झलक रहा था और वह लू मिंग पर चिल्ला रहा था। एक श्रेष्ठ प्रथम स्तर का आध्यात्मिक हथियार आसानी से एक औसत दर्जे के प्रथम स्तर के आध्यात्मिक हथियार की तुलना में कई गुना अधिक मूल्य का होता है। वह यह मानने से इनकार करता था, चाहे उसकी जान ही क्यों न दांव पर लगी हो, कि लू मिंग ऐसी चीज खरीदने का सामर्थ्य रखता है। युवा स्वामी, क्या आपने कहा कि आप एक श्रेष्ठ प्रथम स्तर का आध्यात्मिक हथियार खरीदना चाहते हैं? गोल चेहरे वाली सेल्स गर्ल ने अविश्वास से पूछा। क्या आपके पास यहाँ कोई श्रेष्ठ प्रथम स्तर का आध्यात्मिक हथियार नहीं है? या आपको डर है कि मेरे पास पर्याप्त पैसा नहीं है? लू मिंग मुस्कुराया और चांदी के नोटों का एक गट्ठा निकाला। प्रत्येक चांदी का नोट 500 तायल के बराबर था और ऐसे कम से कम 10 या उससे अधिक चांदी के नोट थे। तुम्हें इतना पैसा कहाँ से मिला? लू मिंग के हाथ में चांदी के नोटों के ढेर को घूरते हुए लू बिंग की आंखें लगभग फटी रह गईं। लू मेई और कुछ अन्य सेल्स गर्ल्स की आंखें भी लगभग अपनी जगह से बाहर निकल आई थीं। क्यू ने लू मिंग को हैरानी से देखा और घूरती रही। ऐसा लगता है कि युवा स्वामी का किसी अलौकिक घटना से सामना हुआ था, क्यू ने सोचा। लेखक ने तंग फेंग लिखा है, जिसका अर्थ है तांग फोंग, लेकिन संदर्भ से लगता है कि लेखक का तात्पर्य लू मिंग से होना चाहिए। अध्याय 9, मूल लाइन एक बार फिर। अनुवादक एंडेलिस फैंटेसी ट्रांसलेशन, संपादक एंडेलिस फैंटेसी ट्रांसलेशन। गोल चेहरे वाली सेल्स गर्ल उत्साह से लाल हो गई और हकलाते हुए बोली, जी हाँ, हमारे पास श्रेष्ठ प्रथम स्तर के आध्यात्मिक हथियार है। कृपया मुझे एक पल दीजिए, मैं उन्हें आपके लिए लाती हूँ। गोल चेहरे वाली सेल्स गर्ल ने अपना वाक्य समाप्त करते ही दुकान के पिछले हिस्से की ओर दौड़ लगाई। थोड़ी देर बाद वह कुछ हटे कट्टे आदमियों के साथ लौटी, जो अपने साथ 4-5 आध्यात्मिक हथियार लाए थे। युवा स्वामी, ये प्रथम स्तर के श्रेष्ठ आध्यात्मिक हथियार है, कृपया इन्हें देखें, यह एक्वा फॉल तलवार है। गोल चेहरे वाली सेल्स गर्ल ने एक लंबी तलवार उठाए और उसे म्यान से बाहर निकाल लिया। तलवार की लंबाई 1.5 मीटर थी, उसका ब्लेड काफी पतला था और उसका शरीर एक साफ झरने की तरह था, जिससे लगातार पानी की भाप निकल रही थी। वाह तलवार! लू मिंग की आंखों में चमक आ गई। अगर एक्वा फॉल स्वॉर्ड और लू मेई की लाइट ब्रीज स्वॉर्ड की तुलना की जाए तो बाद वाली तलवार कचरे जैसी लगेगी। इसके बावजूद लू मिंग ने अपना सिर हिलाया, क्योंकि इस तलवार के गुण उसकी मार्शल आर्ट तकनीकों के अनुरूप नहीं थे और वो आगे खोजबीन करता रहा। उन्होंने कुछ और पन्नों को भी सरसरी तौर पर देखा। क्लैंग। आखिरी तलवार का नाम ओनेक्स ब्लेड स्वॉर्ड था। तलवार का शरीर चमकदार काला था, मानो वह काले जैद से बना हो, और तलवार के दोनों किनारों पर एक चमक थी जो इसकी तीक्ष्णता को दर्शाती थी। ये बात है। लू मिंग की आंखों में चमक थी और उसने पूछा, दुकानदार जी, इसकी कीमत कितनी है? आपकी नजर बहुत अच्छी है, युवा स्वामी। यह ओनेक्स ब्लेड तलवार श्रेष्ठ प्रथम स्तर के आध्यात्मिक हथियारों के इस संग्रह में भी एक अनमोल रत्न है, इसलिए मैं आपको अनुचित कीमत नहीं दूंगी, बस 3000 टैल्स ही काफी होंगे, गोल चेहरे वाली विक्रेता ने उत्तर दिया। ठीक है। लू मिंग ने बिना झिझक के 500 तायल मूल्य के 6 चांदी के नोट निकाले और गोल चेहरे वाली सेल्सगर्ल को दे दिए। वैसे भी ये पैसा सैमोफिक्स समुद्री डाकुओं से लूटा गया था, इसलिए लू मिंग को कोई आपत्ति नहीं थी। बगल में लू बिन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। लू मेई ने अपने हाथ में पकड़ी हुई लाइट ब्रीज स्वॉर्ड को देखा, फिर ईर्ष्या से लू मिंग की ओनेक्स ब्लेड स्वॉर्ड पर एक नजर डाली। गोल चेहरे वाली सेल्सगर्ल उत्साह से लाल हो उठी।
3000 चांदी के सिक्कों का सौदा, उसे कितना कमीशन मिलेगा? अन्य सेल्स गर्लें गोल चेहरे वाली सेल्स गर्ल को बड़ी उम्मीद भरी निगाहों से देख रही थी। उनके मन में गहरा अफसोस था। काश उन्हें पता होता कि लू मिंग कितना अमीर है, तो उस गोल चेहरे वाली सेल्स गर्ल को कभी मौका ही नहीं मिलता। मन में उठने वाली ख्वाहिशें ही रह गईं क्योंकि बहुत देर हो चुकी थी। वे बस इतना ही कर सकते थे कि भविष्य में कभी किसी को उसके बाहरी आवरण से न आके। वन लू मिंग ने एक हाथ में अपनी ओनेक्स ब्लेड तलवार पकड़ी और दूसरे हाथ से कियू युए का हाथ थाम लिया। लू मिंग के पास से गुजरते हुए लू मिंग ने लू मेई की लाइट ब्रीज तलवार को देखा और कहा, क्या तुम्हें इस तरह का कचरा पसंद है? जब उसका काम पूरा हो गया तो वह जोर जोर से हंसते हुए दरवाजे से बाहर निकल गया। लू मिंग ने अपने दांत इतनी जोर से भींचे कि उसका चेहरा बुरी तरह विकृत हो गया। युवा स्वामी, ये बहुत संतोषजनक था। लू मिंग और लू मेई हमेशा से हमें नीचा समझते आए हैं और अब उन्हें अपने ही किए का फल मिल गया है। सेलेस्टियल आर्मी पवेलियन के बाहर कियू यू उत्साह से चहक रही थी और हवा में अपनी छोटी मुठियां लहरा रही थी। लू मिंग मुस्कुराया। सच तो यह है कि उसे लू मिंग की बिल्कुल परवाह नहीं थी, उसका निशाना लू याओ था। बाजार में घूमते हुए कियू युए ने अपनी आंखें चौड़ी करके सब कुछ देखा। बाजार में बिकने वाली चीजें महंगी थीं और चूंकि कियू युए ने इतने सालों में वहां अक्सर दौरा नहीं किया था, इसलिए यह स्वाभाविक ही था कि वह बहुत उत्सुक थी। लू मिंग कुछ देर तक कियू युए के साथ रहा, फिर उसने कियू युए को 200 तायल मूल्य के चांदी के नोट देते हुए कहा, कियू युए, इनसे कुछ किराने का सामान और आवश्यक वस्तुएं खरीद लो। मुझे कुछ काम है, इसलिए काम खत्म होने पर यही मेरा इंतजार करना। युवक स्वामी, अगर मेरी मालकिन मुझसे पूछे कि मुझे पैसा कहाँ से मिला, तो मैं क्या कहूँ? कियू युए ने पूछा। बस माँ को बता देना कि मुझे जानवरों के पहाड़ की सीमा के बाहर कुछ आध्यात्मिक घास मिली और मैंने उसे कुछ पैसे में बेच दिया। लू मिंग ने कुछ सोचने के बाद जवाब दिया। कियू युए ने सिर हिलाकर कहा, ठीक है युवा स्वामी, मैं चलती हूँ। कियू युए ने पैसे अपने पास रखे और खुशी खुशी खरीदारी करने के लिए दौड़ पड़ी। इसके तुरंत बाद लू मिंग ने एक एकांत स्थान ढूंढा, काले वस्त्र और बांस की टोपी पहनी और एक बार फिर अमृत हॉल में चला गया। वो ड्रैगन टाइगर पिल्स का एक और बैच और कियू यू के लिए कुछ स्वास्थ्यवर्धक गोलियां खरीदना चाहता था। उसकी सेवा करने वाली एक बार फिर मू लैन ही थी। आदरणीय अतिथि, आप फिर से आ गए हैं। मू लैन ने लू मिंग को देखकर शर्माते हुए मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें कैसे पता चला कि यह मैं ही हूं? मैंने तो अभी तक कुछ बोला भी नहीं है। लू मिंग ने जानबूझकर अपनी आवाज धीमी करते हुए कहा। हंसते हुए मू लैन इटलाते हुए लू मिंग की ओर बढ़ी और चिढ़ाते हुए बोली, ये तो तुम्हारी खुशबू की वजह से है। मैं तुम्हारी खुशबू से ही पहचान लेती हूं कि ये तुम ही हो। जब वो बोल रही थी तो उसकी नाजुक छोटी सी नाक लू मिंग के आसपास की हवा को सूंघ रही थी। दिल की धड़कन तेज होने के बावजूद लू मिंग ने बड़ी मुश्किल से खुद को शांत रखते हुए जवाब दिया, हॉल मास्टर मू, मैं आज ड्रैगन टाइगर की गोलियां खरीदने आया हूं। मू लैन ने लू मिंग को तिरछी नजर से देखते हुए कहा, आदरणीय अतिथि, इतनी जल्दी क्या है, या आप मुझसे मिलना नहीं चाहते? नहीं, आपने गलत समझा है हॉल मास्टर मू, मुझे कुछ और काम निपटाना है। लू मिंग ने जल्दी से हाथ हिलाया। वह सचमुच यहाँ से जल्द निकलना चाहता था क्योंकि वह मू लैन जैसे लोगों को संभाल नहीं सकता था। हे, ठीक है, तो आप कितने में खरीदना चाहते हैं? मू लैन ने मोहक मुस्कान के साथ पूछा। 120 औसत दर्जे की प्रथम स्तर की ड्रैगन टाइगर गोलियां और 30 स्वास्थ्यवर्धक गोलियां, लू मिंग ने उत्तर दिया। क्या इतने सारे? इस बार मू लैन और उसकी नौकरानी दोनों को ही अपने जीवन का सबसे बड़ा झटका लगा। क्यों हॉल मास्टर मू, क्या अलिकसीर हॉल में उतने लोग नहीं हैं? लू मिंग ने भौहें चढ़ाते हुए कहा। उसे शेष 2 दिव्य मेरिडियन के लिए और अधिक प्राप्त करने की आवश्यकता थी, जिन्हें अनलॉक करना बहुत कठिन होने वाला है। मू लैन ने लू मिंग पर गहरी नजर डाली, उसके चेहरे पर मुस्कान लौट आए और उसने कहा, हाँ बिल्कुल। श्याओ ये, गोलियां तैयार करो। श्याओ ये ने सिर हिलाया और बाहर चली गई, और थोड़ी देर में वो कुछ बक्से लेकर वापस आ गई। 120 औसत दर्जे की प्रथम स्तर की ड्रैगन टाइगर गोलियां और 30 स्वास्थ्यवर्धक गोलियां। आदरणीय अतिथि, 10% छूट के बाद 120 साधारण प्रथम स्तर की ड्रैगन टाइगर गोलियों की कीमत 32,400 टेल्स होगी। हम सिर्फ 32,000 ही लेंगे। इसके अलावा 30 स्वास्थ्यवर्धक गोलियां हमारी ओर से निःशुल्क हैं, इन्हें मेरी ओर से उपहार समझिए, मू लैन ने कहा। धन्यवाद हॉल मास्टर मू। लू मिंग ने गोलियां ली, पैसे दिए और शिष्टाचार और कृतज्ञता के प्रतीक के रूप में मुट्ठी जोड़कर जल्दी से अलिकसीर हॉल से निकल गया। महोदया, ये व्यक्ति तो बहुत ही दिलचस्प है।
अभी तो सिर्फ 10 दिन ही बीते हैं और उसने पिछली बार खरीदी हुई ड्रैगन टाइगर की गोलियां खत्म कर दी हैं। या उसने कई लोगों के एक साथ इस्तेमाल करने के लिए ये गोलियां खरीदी थी। लू मिंग के जाने के बाद नौकरानी शियाओ ये ने उत्सुकता से पूछा। मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकती, लेकिन मुझे लगता है कि पिछली बार जब वह यहाँ आया था तब से उसकी आभा काफी मजबूत हो गई है। वाकई बहुत दिलचस्प है। तुम यहीं रुको, मैं खुद पता लगाना चाहती हूँ कि फायरी सिटी के परिवार का वह सुंदर युवक कौन था। व्यवस्था होने के बाद मूलैन तेजी से बाहर निकली और हवा की तरह गायब हो गई। एलिक्सिर हॉल से कुछ दूरी पर लू मिंग ने एक सुनसान जगह पर अपनी काली टोपी और वस्त्र उतार दिए और उन्हें ड्रैगन टाइगर पिल्स के साथ सर्वोच्च मंदिर में रख दिया। फिर वो उस स्थान की ओर चल पड़ा जहां उसने क्यू से मिलने का वादा किया था, उसे ढूंढ लिया और उसके साथ वापस आ गया। दुर्भाग्यवश उन्हें एक सुनसान गली में लू बिंग और उसके 2 आदमियों ने रोक लिया। ली बिंग का चेहरा भावों से काला पड़ गया था। उसने लू मिंग को घूरते हुए गुस्से से कहा, आखिरकार तुमने वापस आने का फैसला कर ही लिया। लू मिंग, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। तुम्हें क्या चाहिए? क्यू ने अनजाने में लू मिंग को अपने पीछे छिपा लिया। लू मिंग, तू नीच है, लू बिंग ने ताना मारते हुए कहा। तुम इतनी भीड़ के सामने मुझे अपमानित करने की हिम्मत कैसे करते हो? तुम्हें अपनी औकात का पता नहीं है। मैं तुझे एक मौका देता हूँ। तेरे पास जितना भी पैसा है सब मुझे दे दे। लू परिवार के द्वार के सामने घुटने टेक दे और 3 बार मैं नीच हूँ चिल्लाए। मैं तुझे छोड़ दूंगा। लू मिंग ने हल्की मुस्कान के साथ उससे सहमति जताते हुए कहा, तुम सचमुच एक घटिया इंसान हो। तुमने अभी क्या कहा? मेरी बेइज्जती करने की हिम्मत कैसे हुई? अगर मैंने तुम्हारा मुंह तोड़े बिना तुम्हें जाने दिया तो मैं अपना नाम बदल लूंगा। लू बिंग दहाड़ा। अध्याय 10। 2 दिव्य मेरिडियन को खोलना। अनुवादक एंडलेस फैंटेसी ट्रांसलेशन। संपादक एंडलेस फैंटेसी ट्रांसलेशन। लू बिंग की धमकियों के बावजूद लू मिंग ने शांत भाव से आदेश दिया, दफा हो जाओ। एक अच्छा कुत्ता रास्ता नहीं रोकता। क्या तुम मरना चाहते हो? उसका मुंह तोड़ दो। लू बिन गुस्से से चिल्लाया। जी हाँ, युवा स्वामी बिंग। लू बिन के पीछे खड़े दोनों व्यक्ति युवा और तंदुरुस्त थे। उनकी उम्र लगभग 16 वर्ष थी और लू बिन की तरह वे भी 5वीं शाखा से थे। जैसे ही वे लू मिंग के करीब पहुंचे, उनमें से एक ने ताना मारते हुए कहा, लू मिंग, क्या तुम्हें अब भी लगता है कि तुम लू परिवार के ब्लड मेरिडियन के वारिस हो? लू परिवार के युवा मालिक, तुम तो बस एक कचरा हो। ऐसा कचरा जो नौकर कहलाने लायक भी नहीं। हम तुम्हें जगह देंगे ताकि तुम अपनी असलियत देख सको। अब तुम गलत राह पर चलने की गलती नहीं कर सकते। युवा स्वामी क्यू का छोटा सा चेहरा भय से पीला पड़ गया। उसने लू मिंग की आस्तीनों को अपने हाथों में कसकर पकड़ रखा था। घबराओ मत, सिर्फ 2 कुत्ते हैं और तुम्हें लगता है कि तुम्हारा छोटा मालिक उन्हें संभाल नहीं पाएगा। लू मिंग ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया और क्यू के सिर को सहलाया। इसमें कोई शक नहीं कि उन दोनों युवकों ने भी ये शब्द सुने होंगे। वहीं और उसी समय, कचरा, क्या तुम मरना चाहते हो? वे दोनों दहाड़ते हुए लू मिंग की ओर झपटे। उनके मुंह इतनी ताकत से लू मिंग के चेहरे पर लक्षित थे कि हवा की तरह सीटी की आवाज गूंज उठी। वे भले ही साधारण मार्शल आर्टिस्ट हों, लेकिन उनमें से एक ने 7 नारियों को और दूसरे ने 8 नारियों को अनलॉक कर लिया था। जब उन्होंने मिलकर काम किया तो वे एक ऐसी ताकत बन गए जिससे मुकाबला करना आसान नहीं था। उन दोनों आदमियों के साथ साथ लू मिंग के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी, मानो वे लू मिंग के चेहरे को सुअर के सिर की तरह चोटिल और सूजा हुआ देख सकते हो। वापस वहीं चले जाओ जहां से आए हो। मौके पड़ने से ठीक पहले लू मिंग जोर से चिल्लाया और उसने एक थप्पड़ मारा। वो थप्पड़ बिजली की रफ्तार से पड़ा और इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, पापा, 2 चीखें सुनाई दी और 2 परछाइयां दांतों और खून के ढेर के साथ दूर जा गिरी और जमीन पर जोर से जा गिरी। मेरा चेहरा, मेरे दांत, दोनों आदमी जमीन पर पड़े हुए विलाप कर रहे थे। उनके गाल इमारत जितने ऊंचे फूल गए थे। उनके मुंह से आधे दांत गायब थे और लगातार खून बह रहा था। लू मिंग स्तब्ध रह गया और उसने अचंभित होकर लू मिंग की ओर देखा। लू मिंग, वो निकम्मा, अपने ताकतवर आदमियों को एक थप्पड़ से हरा सकता था? ये कैसे संभव था? लू मिंग, तुम मुझे लगातार गालियां दे रहे थे और मेरा मुंह तोड़ने की धमकी भी दे रहे थे। अब तुम्हारे 2 कुत्तों का मुंह सजाना पूरा हो गया है। अब तुम्हारी बारी है। लू मिंग ने ली बिंग को घूरते हुए ठंडे लहजे में कहा। लू मिंग, मुझे नहीं पता कि तुम्हें किस तरह की किस्मत से ये खजाने और तोहफे मिले हैं जिनकी वजह से तुम इतनी तरक्की कर पा रहे हो, लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि इन 2 निकम्मों को हराने के बाद तुम मुझसे मुकाबला कर पाओगे? तुम कितने भोले हो। मैं तो ब्लड मेरिडियन मार्शल आर्टिस्ट हूं।
लू बिंग ने खुद को शांत करने के लिए गहरी सांस ली। तो क्या हुआ अगर लू मिंग साधना करने में सक्षम था? लू मिंग तो एक साधारण मार्शल आर्टिस्ट था जो अपनी रक्त नलिकाओं को जागृत नहीं कर सकता था, जबकि वो एक जागृत द्वितीय स्तर की रक्त नलिका वाला मार्शल आर्टिस्ट था। लू मिंग, अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि ब्लड मेरिडियन मार्शल आर्टिस्ट होने का क्या मतलब होता है। लू बिंग ने एक दहाड़ लगाई और उसके पीछे लाल बत्तियां चमक उठी और पल भर में उसके सिर के ऊपर आग की तरह लाल रंग का एक विशाल राजसी भेड़िया प्रकट हो गया। ज्वलंत भेड़िया मुक्का। लू बिंग ने दहाड़ते हुए एक कदम आगे बढ़ाया और भेड़िए की तरह लू मिंग की ओर झपटा। नौसिखिए स्तर की सर्वोच्च चोटी, द्वितीय स्तर की रक्त नलिका। मैं देखना चाहूंगा कि यह कितनी शक्तिशाली है। लू मिंग की आंखों में तेज चमक आ गई। अपने पंजों पर खड़े होकर लू मिंग ने अपने धड़ को घुमाया और फ्लेमिंग ड्रैगन फिस्ट का इस्तेमाल किया। बूम! लू मिंग और लू बिंग के मुके आपस में टकरा गए। स्नैप! हंगामे के बाद हड्डियों के टूटने की आवाज स्पष्ट रूप से सुनाई दे रही थी। इसके तुरंत बाद लू बिंग जितनी गति से आया था उससे भी अधिक गति से पीछे की ओर उड़ गया और दर्द से चिल्लाते हुए अपने दाहिने हाथ को पकड़कर जमीन पर बुरी तरह गिर पड़ा। क्या ब्लड मेरिडियन मार्शल आर्टिस्ट की क्षमता बस इतनी ही है? लू मिंग ने तिरस्कार भरी मुस्कान के साथ लू बिंग की ओर बर्फीली निगाहों से देखते हुए धीरे धीरे कदम बढ़ाया। लू बिंग भयभीत हो गया। पीछे हटते हुए वह चिल्लाया, लू मिंग, तुम क्या चाहते हो? मजाक मत करो, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं। कुछ खास नहीं, बस तुम्हें लूट रहे हैं। अब तुम्हारे पास जो भी कीमती सामान है सब मुझे दे दो। ये कहते हुए लू मिंग की आंखों में चमक आ गई। इसके बारे में सोचना भी मत, लू बिंग चिल्लाया। ओह, अगर ऐसा है तो मेरे पास तुम्हारा मुंह खराब करने के अलावा कोई चारा नहीं है। लू मिंग ने ताना मारते हुए अपना पैर उठाया और लू बिंग के चेहरे पर लात मारने ही वाला था। लू मिंग की बात को गंभीरता से लेते हुए लू बिंग आखिरकार डर गया। वो चिल्लाया, रुको, मैं तुम्हें अपनी सारी कीमती चीजें दे दूंगा। सच कहूं तो लू बिंग के पास काफी पैसा था। उसने लगभग 3000 तायल जमा किए और बड़ी मुश्किल से लू मिंग को दे दिए। इतना ही, लू मिंग रूठ गया और अरुचि भरे भाव से पैसे अपने पास रख लिए। ये सुनकर लू बिंग को लगभग खून की उल्टी आ गई। 3000 तायल और लू मिंग इसे मामूली रकम समझता है। लू परिवार के वंशज के लिए 3000 तायल होना वाकई एक बड़ी उपलब्धि थी। इस बार तो मैं तुम्हें जाने देता हूं, लेकिन अगर अगली बार ऐसा हुआ तो कुछ चांदी के सिक्कों से मामला नहीं सुलझेगा। लू मिंग ने ठंडी निगाहों से देखते हुए लू बिंग को ये शब्द कहे और हैरान किए युए को अपने साथ लेकर चला गया। लू बिंग आखिरकार 5वीं शाखा के नेता का बेटा था, और अगर लू मिंग ने वास्तव में उसके साथ कुछ किया होता तो 5वीं शाखा का नेता इसे आसानी से नहीं छोड़ता। लू मिंग को डर नहीं था, लेकिन वह ली पिंग और क्यू युए के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं सका। धिक्कार है, यंग मास्टर बिंग, वो छोटा लू मिंग कितना घमंडी था। चलो वापस जाकर शाखा प्रमुख को बताते हैं और उनसे कहते हैं कि वे लू मिंग को सबक सिखाएं। कुछ दांत टूटे हुए युवकों में से एक लड़खड़ाते हुए लू बिंग के पास पहुंचा और उत्तेजित होकर सुझाव दिया, अरे बेवकूफ, क्या यह अपमान काफी नहीं है? अगर किसी और को पता चल जाए कि मैं लू मिंग जैसे निकम्मे से हार गया तो क्या मेरी इज्जत बनी रहेगी? मैं तुम दोनों को चेतावनी देता हूं, आज यहां जो हुआ है वो यहीं रहेगा। लू बिंग ने ताना मारा। जी हाँ, युवा स्वामी बिंग, हम एक शब्द भी नहीं कहेंगे। दोनों पुरुषों ने गुस्से से सिर हिलाया। हफ! लू बिंग ने बेपरवाही से कहा, हाउस मीटिंग ठीक 1 महीने बाद है। अब जब छोटा लू मिंग साधना कर सकता है तो वह निस्संदेह लू याओ से लड़ाई करेगा। तब प्रथम एल्डर और उनके आदमी लू मिंग के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। हमें इसमें क्यों हाथ गंदे करने चाहिए? बहुत बढ़िया विचार है, यंग मास्टर बिंग, दोनों साथियों ने चापलूसी करते हुए कहा। ठीक उसी समय वे चुपचाप घटनास्थल से चले गए। उनके जाते ही अचानक गली में एक आकर्षक दुबली पतली काया दिखाई दी। अगर यह मुलैन नहीं थी तो और कौन हो सकता था? हे, दिलचस्प। अब मुझे पता चला कि यह लू परिवार का कुख्यात युवा सरदार है। लगता है तुमने सबको धोखा दे दिया। एक धीमी सी आवाज सुनाई दी और पलक झपकते ही मुलैन बिना किसी निशान के गायब हो गई। घर वापस आकर कियू यू को स्वास्थ्यवर्धक गोलियां देने के बाद लू मिंग अपने कमरे में वापस गया और सर्वोच्च मंदिर में प्रवेश किया। तुरंत ही लू मिंग ने ड्रैगन टाइगर की गोलियां निगलना शुरू कर दिया और दूसरी दिव्य नाड़ी को खोलने का प्रयास शुरू कर दिया। पहली दिव्य मध्याह्न रेखा को अनलॉक करने की तुलना में दूसरी दिव्य मध्याह्न रेखा को अनलॉक करना कहीं अधिक कठिन था। इस बार लू मिंग को दूसरी दिव्य मेरिडियन को अनलॉक करने के लिए 45 औसत दर्जे की प्रथम स्तर की ड्रैगन टाइगर गोलियां और कुल 5 दिन लगे।
दूसरी दिव्य मध्याह्न रेखा के खुलते ही लू मिंग के भीतर की आवश्यक ऊर्जा में एक और स्तर की वृद्धि हुई। मुझे लगता है कि अब मुझे केवल अपनी आवश्यक ऊर्जा के विस्फोट से ही बैल जैसी ताकत जुटा लेनी चाहिए। प्रथम श्रेणी के योद्धा स्तर पर साधारण मार्शल आर्टिस्ट अपनी आवश्यक ऊर्जा के विस्फोट से बैल के बराबर शक्ति प्राप्त कर सकते हैं, और लू मिंग द्वारा अब प्रदर्शित आवश्यक ऊर्जा विस्फोट की शक्ति प्रथम श्रेणी के योद्धा स्तर के मार्शल आर्टिस्ट से कम नहीं थी। अब आगे बढ़ते हैं। लू मिंग ने तीसरी दिव्य मध्याह्न रेखा को अनलॉक कर दिया। तीसरी दिव्य मध्याह्न रेखा सबसे कठिन भी थी। लू मिंग को पूरे 10 दिन लगे और उसने 70 ड्रैगन टाइगर गोलियां खाकर आखिरकार तीसरी दिव्य नाड़ी को अनलॉक किया। जब तीसरी दिव्य मध्याह्न रेखा खुल गई तो लू मिंग के शरीर पर प्रकाश के बिंदु एक एक करके जगमगा उठे, और जब सभी 108 एक्यूपंक्चर बिंदु जगमगा उठे तो यह आकाश में तारों की तरह चमक रहा था और तेज रोशनी बिखेर रहा था। 108 बड़े एक्यूपंक्चर बिंदु और 12 मेरिडियन मिलकर एक पूर्ण लूप बनाते हैं। लू मिंग के मेरिडियनों के भीतर घनी उन्नत आवश्यक ची की निरंतर लहरें प्रवाहित होती हैं। इतना शक्तिशाली 3 अनलॉक किए गए दिव्य मेरिडियन 2 अनलॉक किए गए दिव्य मेरिडियन की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली है। अपने भीतर प्रवाहित हो रही ऊर्जा का विश्लेषण करते हुए लू मिंग प्रसन्न हुआ। 3 खुली हुई दिव्य देशांतर रेखाएं और 2 खुली हुई दिव्य देशांतर रेखाएं, भले ही उनके बीच केवल एक देशांतर रेखा का ही फासला हो, दोनों के बीच का विशाल अंतर स्वर्ग और पृथ्वी के समान था। 3 दिव्य देशांतर पूर्णता का प्रतिनिधित्व करते हैं, 2 दिव्य देशांतर अभी भी अपूर्ण होंगे। लू मिंग को ऐसा महसूस हुआ कि वह वर्तमान में अपने दांतियान में एक आवश्यक ची ऊर्जा का भावर एकत्रित कर सकता है और किसी भी समय योद्धा के क्षेत्र में छलांग लगा सकता है। अभी नहीं, मुझे ट्रू वॉर ड्रैगन टेक्निक का दूसरा चरण नहीं मिला है। लू मिंग ने योद्धा क्षेत्र में छलांग लगाने की अपनी इच्छा को बलपूर्वक दबा लिया और 99 सीढ़ियों के पार दूसरे चबूतरे पर अपनी निगाहें टिका दी। इस बार तो मुझे ऊपर जाने में सक्षम होना चाहिए, है ना? लू मिंग उठा और दूसरे प्लेटफॉर्म की ओर चल पड़ा। पल भर में वह 99वीं सीढ़ी पर पहुंच गया। पिछली बार भी वह यहीं पर रुका था। इस बार कोई बाधा नहीं थी। एक ही कदम में लू मिंग दूसरे चबूतरे पर चढ़ गया।